एक्चुअली स्पेशली विद आशियान कंट्रीज, नॉट विद ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया से तो ठीक ही है, बट विद आशियान कंट्रीज दीज FTAs आर नॉट गुड फॉर इंडिया. यूरोप इज बैड विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर. सो इंडो यूरोपियन एग्रीमेंट में दे आर स्पेसिफिकली डिमांडिंग लिबरलाइजिंग एग्रीकल्चर, विच इज बैड फॉर अस. तो इसलिए अपन उसमें एग्री नहीं हो रहे. आशियान वाले में अपने लिए लॉस है बिकॉज ये सर्विसेज में कर नहीं रहे हैं, गुड्स में करते हैं, तो अपना वैसे लॉस है. सो फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, दे आर ऑल्सो दैट. KPO, BPO एंड ऑल इनका अच्छा है, तो अपने लिए लॉस है. सो ऑल्दो वी हैव साइंड आशियान के साथ में FTA विद 8+1+1. 8 कंट्रीज के साथ कॉमन है, 1 के साथ अलग है, 1 के साथ अलग है. बट अल्टीमेटली इकोनॉमिक सर्वे हैज डिड अ स्टडी ऑन दिस एंड सेड कि वी आर फेसिंग दैट क्या वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर विद आशियान कंट्रीज, बिकॉज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स में, गुड्स में तो वी आर इन ट्रेड डेफिसिट, सर्विसेज में सरप्लस है, वहां वो अलाउ नहीं करता है. सो थोड़ा गड़बड़ है, बट ठीक है, वोट के लिए अच्छा है. हाँ, कहाँ मानेगा तू वैसे भी. वेन यू हैव एक्चुअल डाउट्स देन यू स्पीक वेरी स्लो एंड ऑन, एंड व्हेन यू हैव टू डू द बकैती यू आर वेरी अलाउड. हाँ, तो यू नीड द सेम कॉन्फिडेंस इन डाउट क्लियरिंग एज वेल. तू हाँ, ये एग्जैक्टली माई पॉइंट. यू जस्ट प्रूव्ड मी राइट. हाँ, डाउट पूछो. फिलिप कर्व. है ये कब बोला? उल्टा होता है. इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल बना था ना. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. तेरा लॉजिक है. मिस्टर फिलिप का ऐसा कोई लॉजिक नहीं था. ही ओनली गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, दैट्स इट. नहीं, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. हाँ, फिर उसमें कैटरिस पेरिबस लिखा था, और कैटरिस पेरिबस है ही नहीं. अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट यहां थोड़ी चल रहे हैं. Also that inflation is good only up to 5%. Mr. Phillips said it is applicable only up to 5%. Above 5% it is a direct relationship. उसके लिए जो तूने ESG का कोर्स लिया था और जो फिर तूने क्लास नहीं लगाई, वो थोड़ी देखनी पड़ेंगी. उसमें स्पेसिफिकली बताया. ठीक है, चलो इंडियाज MSME स्टार्ट करते हैं. नीड ऑफ MSME वी हैव इज, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज, इन केस द क्वेश्चन कम्स, नीड ऑफ स्टार्टअप्स. सेम यूज कर लेंगे अपन. That we are facing a change in India's jobs landscape from rural to urban. We have the value. अभी 31% है, 40% of urban population by 2030 and all. Second, we are shifting from agriculture to non-agriculture. Here we can call it as either industry or services sector. So we have independence का data है ना अपने पास. At the time of independence, what was the share of agriculture? जो अभी सर्विसेज का है 55% के आसपास में. नाउ इट हैज डिक्रीज टू 16-17%. मतलब मेजॉरिटी ऑफ द, एंड व्हाट वाज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन एम्प्लॉयमेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? 80% के आसपास था. 83-84% होगा. सो इट हैज डिक्रीज फ्रॉम 84-85% टू 45-46%. सो इट मीन्स वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर, बोथ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल एंड एम्प्लॉयमेंट शेयर. नेक्स्ट, इनफॉर्मल से फॉर्मल जा रहे हैं. सो वी हैव 85% ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर. अब उसको डिक्रीज कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? बाय यूजिंग डिजिटलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेटिंग टैक्स रिफॉर्म्स लाइक GST एंड ऑल. सो उस सब से हम इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर की तरफ जा रहे हैं. देन वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम सबसिस्टेंस एम्प्लॉयमेंट टू वेज एम्प्लॉयमेंट. सबसिस्टेंस एम्प्लॉयमेंट होता है जस्ट लिविंग के लिए आपको पैसा मिल रहा है, बस खत्म. सेलिंग एंड ऑल कुछ नहीं कर रहे हो. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द वेज एम्प्लॉयमेंट. पर वर्क पैसा मिलेगा आपको. वेज इज नॉट अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट. वेज मतलब गिग इकोनॉमी वाला वेज, वेज वर्कर दैट वी हैव. सो प्रोडक्ट बेसिस पे आपको हायर करेंगे, सर्विसेज को पैसा मिलेगा. लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट से शॉर्ट ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स में जा रहे हैं. दिस ऑल्सो वी डिस्कस्ड गिग इकोनॉमी में. फुल टाइम से इनफॉर्मल, मूनलाइटिंग, justification of moonlighting and all. Next we have is employer employee relationship से अपन self employment, और silently इसमें लिखा हुआ है self exploitation and entrepreneurship. So यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है. इसको लिख लो या फोटो ले लो. So this becomes the background.
जो माइक्रो डायग्राम बनाते हो ना इंट्रोडक्शन के बाद, नहीं बना रहे हो? कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन तो पता है, फिर ठीक है, लिखना होता है आजकल मेंस में पूछ लेता हूं. नेक्स्ट वी हैव इज सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर. अब समझो इसको पहले, बाद में कुछ लिखना. दैट इन केस ऑफ एमएसएमई सेक्टर एक तो होता है थमा, एक तो होता है एम्प्लॉयर और दूसरा होता है इकोनॉमी या एम्प्लॉय. Now what the employer wants? Employer wants flexible labor laws. सबसे पहला तो and skilled labor. And what employee wants? Employee wants पैसा and fixed tenure, job security and all. अब उसको बैलेंस करना पड़ेगा. Because MSME में एक नेगेटिव कीवर्ड भी था. That MSME is a silent engine of growth, but MSME is also a silent engine of job destructor. वो लिखवाया नहीं, वरना लिखाओगे पक्का पक्का. So MSMEs, they create jobs but they destroy jobs as well. So you need to balance between these two things. सबसे पहले profits for the promoter generate होना चाहिए, plus the type of job which you are creating should be in the productive sector. So ये दो चीज आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी. इससे क्या मिलेगा? When there will be more profits for the promoter from जो एग्जाम में लिखना है उस पर्सपेक्टिव से, देन देयर विल बी मोर एथिकल वेल्थ क्रिएशन. वेल्थ क्रिएशन होगा तो टैक्स बनेगा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास टैक्स बनेगा तो फिस्कल स्पेस बढ़ेगा, देन दे विल डू द कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर, अल्टीमेटली ट्रांसलेटिंग इनटू $5 trillion इकोनॉमी. सब उसी के लिए हो रहा है. सो ग्रेटर इन्वेस्टेबल सरप्लस विद द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनीज, जॉब क्रिएशन होगा एंड मोर प्रोडक्टिविटी होगा तो बेटर फाइनेंशियल एंड सोशल इंक्लूजन होगा एंड मोर इंक्रीज्ड सेविंग्स होंगी इंडिविजुअल्स की. सो सोसाइटी की जो सेविंग्स हैं वो बढ़ जाएगा. एंड जब ये सब कुछ होगा तो वर्चुअस साइकिल बन जाएगा इन्वेस्टमेंट एंड और वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट. वर्चुअस साइकिल तो बताया पहले कभी, राइट? सो वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल लीड टू more economic growth rate, more competitiveness, more exports, more savings, more investment in all this thing. And then we can target upon the sustained 8% GDP growth rate, translating it to $5 trillion economy by 2024-25. इसको लिख लो या ड्रॉ कर लो. मत पूछ, पर्सनल एक्सपीरियंस निकल जाएगा. अरे जॉब 3 महीने 6 महीने खत्म. कोविड, बिजनेस साइकिल डाउन कर, दिस दैट, रॉन्ग बिजनेस डिसीजन. सो पहले फन में पैसा लोगे, फिर एकेडमी में सैक करोगे, तो किस पे ब्लेम जाएगा? क्यों? वो सीजनल तो छोड़ दे, उसके अलावा अब तू फन एकेडमी का कैसा पैसे बोलेगा कि वो इट वाज सीजनल एंड इट वाज नॉट द एमएसएमई सेक्टर. तो था तो एमएसएमई ना, फेल हो गया, मतलब हुआ नहीं है, परसेप्शन है. एनीवेज, सो दे क्रिएट जॉब्स बट दोज जॉब्स आर नॉट सस्टेनेबल जॉब्स. 3 महीने 6 महीने 8 महीने 10 महीने चलाता है, उसके बाद बंद. दैट इज वाई दे आर ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड एज जॉब डिस्ट्रक्टर. फिर बिगाड़ भी तो देता है वो एम्प्लॉइज. तभी कहा ना पर्सनल. वो ये दिया है हैंड आउट, होमवर्क दिया था पढ़ने को और हैंड आउट दिया होगा. ये एफिशिएंट वैल्यू चेन, एमएसएमई, सप्लाई, एंसिलरी प्रोडक्ट्स में यहां पे कहीं लिख लो दैट इंडस्ट्रियलाइजिंग रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज. इंडस्ट्रियलाइजिंग रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज. In low capital output ratio, we have the data, right? 20% capital and 80% jobs.
हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ में सनराइज सेक्टर्स लिख लो, स्पोर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, इको फ्रेंडली एंड ऑल. स्ट्रैटेजिक ऑल्सो नीचे है ना, स्ट्रैटेजिक गोल्स में वो. अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है. फिर इन सोशलिस्टिक गोल्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. इट विल डिक्रीज द इनकम इनइक्वालिटी, poverty eradication, balance regional development, percolation of growth, employment generation. It also checks rural urban migration. Then it changes welfare approach to empower approach. ये गवर्नमेंट का अप्रोच रहता है ना, that DPSP जो जस्टिसिएबल है या नहीं है, फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है. Why distinction between fundamental rights and DPSP? और नहीं, ऐसा नहीं है. वो सेम रीजन है कि व्हेन द गवर्नमेंट विल हैव इनफ मनी देन दे कैन ट्रांसफर डीपीएसपीज इनटू फंडामेंटल राइट्स. इसीलिए वो राइट्स नहीं बनाया. बट फिर गवर्नमेंट ने 2000s में राइट्स बेस्ड अप्रोच लेके आया, बिकॉज अर्लियर वाज अ चैरिटी बेस्ड अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट. पैसा हुआ तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे. इज रिगार्डेड एज चैरिटी बेस्ड अप्रोच, हैज बीन रिप्लेस्ड बाय राइट्स बेस्ड अप्रोच. इसके तो प्रिंट आउट दिए हैं, इसका प्रिंट आउट भी दिया. थोड़ा ध्यान अगर हैंडआउट्स पे भी लगाए, वो भी कल दे दिया था एडवांस में और कहा था होमवर्क है, पढ़ के आना है. ठीक है. सो व्हेन गवर्नमेंट हैड इनफ मनी इन 21st century, they have converted that right charity based approach to rights based approach. स्टार्टअप में गवर्नमेंट कहता है rather than a citizen becoming a passive recipient of my services or subsidies, you should be an active citizenry. इसलिए स्टार्टअप बनाओ, एम्पावर करो. इसलिए वेलफेयर अप्रोच से एम्पावरमेंट बेस्ड अप्रोच में लेके आता है. इसलिए गवर्नमेंट इन एमएसएमईज गिव्स लॉट ऑफ रिलैक्सेशन. इसके लिए वुमेन को दिया. एमएसएमई प्रोक्योरमेंट में 25% पीएसयूज को प्रोक्योर करना है एमएसएमई से. सो लॉट ऑफ इंसेंटिव्स गिवन बाय द गवर्नमेंट सो दैट, बिकॉज अगर एम्पावरमेंट होगा, देखो जब सब्सिडी मिलता है तो प्रॉब्लम क्या होता है, गवर्नमेंट गिव सब्सिडी फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस. बट अगर आपके पास ओपन पैसा आएगा, then you can invest that money into education, health and all these things. So आपकी एजेंसी का मतलब होता है चॉइस, सोशियोलॉजी का टर्म है. आपका एजेंसी इंक्रीज होता है बाय एम्पावरिंग द सिटीजन्स. नेक्स्ट है, इट ब्रेक्स द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन एंड इट फोकस अपॉन पीपल स्किल एंड एजेंसी. नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजिक गोल. सो एक तो इसमें स्ट्रैटेजिक में लिख देना अलाइंड टू एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. देन की टू इंक्लूसिव ग्रोथ. अब इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या क्या आता है वो आज समझा दूंगा. हर साल एक क्वेश्चन आता है इंक्लूसिव ग्रोथ पे. सो पॉवर्टी और इंक्लूसिव ग्रोथ आई थिंक पहले था, बट अब शायद वो थीम में कवर नहीं कराऊंगा, तो इसी में करा दूंगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है. एंड देन परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. एमएसएमई से इंक्लूसिव कैसे होगा, एमजी नरेगा से इंक्लूसिव कैसे होगा, रूरल डेवलपमेंट से इंक्लूसिव कैसे होगा, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड इंक्लूसिव, उसका एक क्वेश्चन आता है. So yeah, next we have is it is aligned to various government initiatives, Make in India, Digital India, Startup India, Stand Up India, Defense Procurement, Foreign Trade Policy, Commerce Rule, जो भी हैं सब से related हैं MSMEs that we have. And then finally it leads to more formalization of the economy. जो सिस्टम बनता है, जैसे you must have read about the niche banks, सुना? डिफरेंशिएटेड बैंक्स और नीश बैंक्स. क्या होते हैं ये? बैंक्स हो गया एंड मनी लेंडर्स हो गए. पॉजिटिव नेगेटिव वी नो. मनी लेंडर का पॉजिटिव है क्विक 24/7 अप टाइम, नेगेटिव है मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट. बैंक मोर डॉक्यूमेंटेशन विच स्लोज डाउन द प्रोसेस, positive is less rate of interest. So you wanted somebody in between this having some features of banks and some features of money lenders as well. तो इसलिए अपन ने ओपन किया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी टाइप एटसेट्रा एंड ऑल. राइट, सेम चलता है एमएसएमईज का.
You have unorganized sector. You have big firms. अब यहां से सीधा आप ट्रांसलेट नहीं होगे. So first you need MSME. Missing middle कहाँ है? तो excess middle हो गया. So first you need MSMEs in between. But problem है majority of these MSMEs are also informal. So पहले MSMEs को भी formal बनाना है और फिर वहां से आपको big firms बनाने हैं. तो वो process चल रहा है अपना इसके लिए. This is how it will increase the informalization. Decrease the informalization. Niche banks, उसके लिए भी ESG के वीडियो देखो. उसके लिए भी ESG के वीडियो देखो. ठीक है. अरे नहीं, अब तक तो मजाक चल रहा था. वो बच्चा कहीं कोर्स ना ले रहे हैं. इग्नोर. ये दोनों तो एनरोल्ड बच्चे हैं. आई कैन प्ले विद देम. सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई हो गया. बूस्टिंग इकोनॉमी थ्रू एमएसएमईज हो गया. यू हैव 30 सेकंड्स टू रिवाइज. फिर पूछेंगे. Yeah. Boosting MSME also increases resilience to external shocks. Good. प्रशांत कहाँ के रहने वाले हो तुम? ये अच्छा है. आजकल नया आया है ये. जल्दी आज. नो वो भी नया बच्चा है, उसका जोक नहीं पता. सो यूजुअली वी हैव टू डू ऑल दिस थिंग आफ्टर 7 o'clock. So that is a social contract that we have signed, that we will start disturbing the class but after 7. Finish हुआ? पढ़ना है वो पहले जो हैंड आउट दिया है, उसको बाद में ड्रॉ करना. पहले पढ़ो. नहीं अभी आएगा उस पे. हाँ हाँ पूरा एकदम. पहले ये पूछूंगा तुमसे, फिर उस पे आएंगे. हाँ यही पढ़ना है. भूल के आ गए? तो उसमें बना हुआ है ना ऑलरेडी. अच्छा तुमने खुद से भी बनाया. गुड. तो नोट्स गलत जगह बना रहा है. ब्लैंक शीट पे नोट्स बना, जो इसके हैंडआउट के साथ स्टिक करेगा. ऐसी कॉपी में नोट्स बनाएगा फिर क्या करेगा उसका? आई गॉट इट. बट वो जैसे ये हैंडआउट है दिखाऊं. हाँ तो इस हैंडआउट में ही ऐड करो ना नोट्स को, ताकि ये बताओ कि हाँ जब भी मुझे मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना है बस यहीं से पढ़ना है. बाकी और कुछ भी पढ़ना है इसमें अटैच कर दो पीछे 5-6 पेज. तो इसका मतलब पूरा मैन्युफैक्चरिंग लेबर अपना सॉर्टेड है उसके लिए. उसमें बनाएगा तो उसको टीयर अप कैसे करेगा, फिर फाड़ने में दिक्कत है ना. इसलिए ब्लैंक शीट्स भी बनाओ, इनके साथ लिंक कर दो. वरना तो फिर ऑब्जेक्टिव ही फेल है ना अपना. एक साल अपन करेंगे क्या? द होल ऑब्जेक्टिव आज वी शुड हैव ए कंसंट्रेटेड एंड छोटे छोटे नोट्स अपने थीम वाइज अपने पास अवेलेबल हो. तो इसलिए उसमें बनाएंगे. लास्ट 30 सेकेंड्स. आर्टिकल 40 लिख सकते हो. 40 स्वराज ना, रूरल डेवलपमेंट. एक बार तुझे बताया था ना, एक बार गूगल के बाद अगली बार से नहीं देखना है. देखना ही नहीं है. जैमर वैमर लगवाएंगे हम यहाँ पे. बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, पर्कुलेशन ऑफ ग्रोथ. ये भी कभी पढ़ाया होगा.
वॉशिंगटन कंसेंसस, ब्रिक्स कंसेंसस। चलो बताओ भाई, 3 पार्ट्स, सबके 6 पॉइंट्स बताने हैं। हाँ, स्ट्रेटेजिक के तो 4 ही थे, 2 डिक्टेट कराए थे, 6 हो गए, एंड इकोनॉमिक के 6 एंड सोशल के 6। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द सिंपलेस्ट वन, दैट इज स्ट्रेटेजिक। आप बोलो। हाँ, फर्स्ट पॉइंट क्या था? इंक्रीज, नहीं, फर्स्ट था फुलफिलिंग आवर एसडीजी टारगेट्स। अच्छा ठीक है, एसडीजी टारगेट फुलफिल होगा। नेक्स्ट, हाँ, रेजिलियंट टू एक्सटर्नल। अच्छा, ये लिख लिया तुम लोगों ने? अच्छा ठीक है, ओके। रेजिलियंट, मेकिंग इंडियन इकोनॉमी रेजिलियंट टू एक्सटर्नल शॉक्स। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, दैट वो थर्ड था वैसे, अलाइन विद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। एंड इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, चलो ठीक है। एंड नेक्स्ट, बैकबोन ऑफ सनराइज सेक्टर। फिर एक्सपोर्ट सुपरस्टार भी बना दो इनको यार, वो भी स्ट्रेटेजिक हो जाएगा, वो भी होगा। देन नेक्स्ट कम्स द सोशल सिग्निफिकेंस। फर्स्ट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट परकोलेशन, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, बीआरडी, एम्पावर, वेलफेयर टू एम्पावरमेंट बेस्ड अप्रोच, पॉवर्टी डिप्रीवेशन डिक्रीज, एजेंसी, ठीक है, हो गया। इकोनॉमिक, ये अच्छा है, हाँ ये पता है तुम्हें, एमएसएमई का एक फैक्ट पता हो, दैट वी डिस्कस्ड, 8% दिस, 45%, 45%। फिर उसका इंक्लूसिव वाला फैक्ट वो नहीं बताया कभी, 55% इन रूरल एरियाज, 94% इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अच्छे अच्छे फैक्ट लिखोगे ना। लेबर टू कैपिटल इज 80:20, मोर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इज देयर, एंड और बताओ। हाँ, चीटिंग कर करके ही बताना है, सही है। कैपिटल आउटपुट रेशियो कम है कि ज्यादा है? कम है। और लेबर, कैपिटल लेबर रेशियो, कैपिटल टू लेबर रेशियो ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? नहीं, मैं तो इकोनॉमी के लिए पूछ रहा हूं। अच्छा, कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? सिर्फ ज्यादा या कम में बताओ, समझाओ मत, मुझे आता है। कैपिटल टू आउटपुट रेशियो शुड बी लेस और शुड बी मोर? मोर। एक प्री का क्वेश्चन गलत कर दिया तो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होना चाहिए ना, कम कैपिटल में ज्यादा आउटपुट निकल रहा है। हाँ, कैपिटल टू आउटपुट रेशियो, सो कम ही होना चाहिए ना, समझ गए? कैपिटल आउटपुट, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। सपोज करो कैपिटल है 10, आउटपुट है 2, तो मतलब 5 हो गया ये। अब 5 की जगह ये 10 होना चाहिए कि 1 होना चाहिए, उस हिसाब से निकाल लो। कंफ्यूजन हो जाता है यूजुअली, बट हाँ, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। क्यों, क्या होता है उससे? किंगफिशर तो बैंक नहीं है बेटा, कैपिटल एडिक्वेसी इज फॉर बैंक्स। वो तो मुझे पता ही होगा कि कैपिटल एडिक्वेसी क्या है, क्वेश्चन समझो बस। इट शुड बी मोर और इट शुड बी लेस। ऑप्टिमल वाले पसंद ही नहीं आते, इंटरव्यू में आते हैं कभी कभी 120, 30, 40 मार्क्स। $11.8 बेसल का कहाँ है? नो, खेल लो तुम लोग, बट हाँ सब गलत। 12%, 11 बोला था बेसल ने, आरबीआई बोला 1% एक्स्ट्रा करोगे तो 12% रखोगे आप फॉर बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। फिर एनबीएफसी में बोला 15 रखना है एंड ऑल करके। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, डिफरेंट टारगेट, बट इन जनरल 12%। एमएसएमई क्रेडिट चैलेंज जो है ये दिस creates a vicious cycle कि why they are always having some cash crunch. Lack of formal credit,
फॉर्मल है नहीं तो बाकी कहीं से लेगा, वही एग्रीकल्चर में भी पढ़ाया होगा आई थिंक. हाँ, डेट ट्रैप. देन हाई कॉस्ट ऑफ क्रेडिट आएगा बिकॉज इनफॉर्मल सोर्सेज से ले रहे हो. अब हाई कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है मतलब कैश फ्लो नहीं है आपके पास, डे टू डे ऑपरेशंस का पैसा नहीं है. पुअर कैश फ्लो, मोर रिस्क प्रोफाइल इज देयर, सो नोबडी विल गिव यू अ लैंड बिकॉज लोन, बिकॉज क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है. अगेन लैक ऑफ फॉर्मल क्रेडिट, सो इट बिकम्स अ विशियस साइकिल ऑफ क्रेडिट चैलेंज, लो क्रेडिट ट्रैप. हो गया फिनिश. ये एमएसएमई का वे फॉरवर्ड है. पहले एमएसएमई फोन अ फ्रेंड करा. ₹50 एक्स्ट्रा हो गए इसके. ये कीवर्ड्स हर किसी के एटलीस्ट. एमएसएमई का विच पेज? ओके, दिस वी डिस्कस्ड. स्टेटस एंड सिग्निफिकेंस तो डिस्कस कर लिया ना थ्रू द डायग्राम एंड ऑल. या दैट एग्जैक्टली वी डिस्कस्ड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस एंड ऑल दिस थिंग्स. Then what are MSMEs? Their classification. This is relevant from prelims perspective. कि देखो पहले था इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, हाउ मच मनी दैट यू हैव इन्वेस्टेड. एमएसएमई का कोई एक्ट भी है क्या? एमएसएमई एक्ट 2006 में आया था जिसमें उन्होंने डिफाइन किया था व्हाट एग्जैक्टली एमएसएमई इज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट. बट प्रॉब्लम इज दैट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेप्रिशिएट्स और एप्रिशिएट्स. Maybe in 2005, an investment of 5 crore was huge. And today an investment of 5 crore is nothing when we say about MSMEs and all. So, then there was a demand that why don't we change it to turnover based? कि अपन इसको revenue based में कर देते हैं. If your revenue is less than this, then you will be considered as MSME. Further classifying into micro में 2 crore कर दो, medium में 10 crore कर दो, small में 50 crore कर दो, something like that. But when we shifted it to turnover based, then again we face the same problem, why reservation should not be on the basis of economic status. बहुत criticism था ना economically weaker sections के time पे that reservation should not be on the basis of economic status. Why? Because economic status is not necessarily a product of historical. एक तो चल ये हो गया, वो तो लॉजिकल रीजन है. ठीक, एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है तो एक्चुअल इनकम कैलकुलेट करना मुश्किल है. और क्या क्राइटेरिया? तो फिक्स है, मैं दे रहा हूं क्राइटेरिया अबव 8 लाख. वो तो मार्केट रेट होता है यार, वो तो मार्केट रेट होता है. सो व्हाट हैपेंस? थैंक यू सो मच. एनीवेज, नहीं वो नहीं है. नेक्स्ट इज साइक्लिकल इनकम है. 70% of the population living in rural areas and we have and they are dependent on agriculture. एग्रीकल्चर में इस साल मानसून अच्छा तो मैं अबव पॉवर्टी लाइन, नेक्स्ट ईयर खराब तो मैं बिलो पॉवर्टी लाइन. सो एवरी ईयर हाउ कैन वी चेंज द इकोनॉमिक स्टेटस? एंड इट कम्स विद द सोशल स्टिग्मा एज वेल. ऑल्दो यू आर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, but it comes with some social stigma. या तो फील होता नहीं है, but हाँ, if you will go to rural areas or so, or once you will enter into the services, then you will realize the negatives of reservation. अभी तो पॉजिटिव लेके चले जाता हूँ, अंदर जाके रियलाइज होगा कि नेगेटिव क्या है उसका. Anyways, so on that basis, then they started talking about कि यार economic basis पे नहीं होना चाहिए. And finally, the final outcome is both. कुछ इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं और कुछ टर्नओवर लगा देते हैं. सो द फाइनल एज ऑन टुडे इज इट इज एमएसएमई इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एज वेल एज द एनुअल टर्नओवर. सो बना दी. एंड अर्लियर गुड्स का अलग था, सर्विसेज का अलग था. सो दे वांटेड टू हैव सेम बिकॉज जीएसटी में भी देयर इज नो आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज. सो नाउ दे हैव सेड माइक्रो मतलब इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस देन 1 crore, टर्नओवर शुड बी लेस देन 5 crore, स्मॉल 10, मीडियम 50 एंड दिस दैट करके उन्होंने उसको मर्जिंग और एडिंग ऑफ बोथ द पॉजिटिव्स कर दिया.
बेनिफिट्स ऑफ चेंज इन डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज क्या है वो देख लेना, अपने हिसाब से पढ़ लेना, नथिंग मच फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। एमएसएमईज के इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या है वो देख सकते हैं अपन कि एमएसएमईज इश्यूज एंड चैलेंजेस कैसे याद कैसे करोगे। एमएसएमई भी तो इकोनॉमिक है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर का थीम लगाना, वो टेम्पलेट लगाएंगे उससे आ जाएगा। याद है टेम्पलेट? लेके आऊंगा मैं, ये इस वे में है। सो एनी क्वेश्चन, रिजर्वेशन कम्स एट द कॉस्ट ऑफ सोशल स्टेटस। कॉम्पनसेशन दैट प्रकाश हैड टू गिव। अरे नहीं यार, ये कहां तुम, इट इज अ फॉर्म ऑफ कंपनसेशन दैट अपर क्लास हैड टू गिव टू लोअर स्ट्रेटा फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज टू मच। एनीवेज, सो ये एमएसएमई वाला चैलेंजेस, एनी ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू GS3 इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, वी कैन यूज द सेम टेम्पलेट। I think I must have taken some common session as well, other than INA wala. It must be available in YouTube as well. That why we don't have FDI in India? Same points. Why we don't have IPR and all in India? Same points. Challenges of banks in India? Same point. Challenges of MSME in India? Same point. इंडिया के अंदर कैसे इकोनॉमी को रिवाइव करोगे? सेम पॉइंट्स. वी शेप्ड इकोनॉमी, के शेप्ड इकोनॉमी, सेम पॉइंट. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सेम पॉइंट. सो वी नीड टू कम अप विद दो जेनरिक थीम्स. सो वो एक जेनरिक टेम्पलेट जो अपन ने पहले पढ़ा है उसमें वो है ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर. अब इकोनॉमी है तो द सिंपलेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज थ्रू व्हाट वी हैव ऑलरेडी रेड, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. ये अपन ने पढ़ा है ना, 4 फैक्टर इनपुट्स होते हैं अपन ये. सो लैंड रिलेटेड 1 पॉइंट शुड बी देयर. अब लैंड आएगा तो क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट आ जाएगा, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज आ जाएगा, टैक्सेशन एक और ऐड कर लेना वो आ जाएगा, प्लस एफडीआई, करप्शन एंड ऑल. सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स रिलेटेड टू लैंड. लेबर आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, लेबर आएगा तो आईपीआर आएगा, आरएनडी आएगा, एटसेट्रा. देन कैपिटल, क्रेडिट का एक्सेस नहीं है, एनपीएस का इश्यू है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ईदर इन सर्टेन सेक्टर इट इज टू मच, इन सम ऑफ द सेक्टर इट इज नॉट देयर, लाइक एग्रीकल्चर, ओनली फार्मर इन्वेस्ट करता है. देन एनबीएफसीज का अपना प्रॉब्लम चल रहा है. देन फाइनली एंटरप्रेन्योरशिप, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्दी वर्क फोर्स नहीं है एंड ऑल करके. एंड देन हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, रॉ मटेरियल्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एटसेट्रा. और फिर ये 3-4 ऐसे पॉइंट लिख दिए जो करंट के चल रहे हैं. ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रहा है, टीथिंग इश्यूज चल रहा है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का मेजर इश्यूज चल रहा है, एटसेट्रा. सो दीज आर दी चैलेंजेस और द वे फॉरवर्ड ऑफ एनी ऑफ द टॉपिक इन जीएस पेपर 3. कुछ भी आएगा इसको यूज कर लेंगे. ऑन द सेम बेसिस अपन एमएसएमई के चैलेंज देख लेते हैं. सो क्या है भाई? पॉलिसी एनवायरमेंट नॉट कंड्यूसिव टू ग्रोथ, वो पढ़ा अपन ने ऊपर. परवर्स इंसेंटिव्स टू रिमेन स्मॉल, अनरजिस्टर्ड, इनफॉर्मल एज टैक्स एंड अदर कंसेशंस आर ड्रॉन इफ दे ग्रो आउट ग्रो बियॉन्ड अ लिमिट. सो जैसे ही जियो 100 करोड़ से ऊपर हुआ, स्टार्टअप के बेनिफिट चले गए. Then it is difficult entry or exit norms हैं because insolvency process takes a lot of years, multiplicity of rules, inspector raj and all. फिर small size है of MSMEs, lack of infrastructure है, outdated technology है. मतलब merge कर दिया अपन ने 2-3 points that we have merged, which leads to absence of economies of scale है, low output है, low quality है, low value addition है, etc. which makes Indian MSMEs uncompetitive also sometimes. Then lack of adequate capital and credit, ऊपर लिखा था, access. फिर access to marketing and information services, फिर skill नहीं है, capacity development नहीं है, social security net नहीं है, MSME clusters नहीं बने हुए हैं, and lack of awareness about the various schemes, information market etc. and all. So वो सारे अपने challenges हो गए. एक बार उसको पढ़ लो challenges को. कोशिश करो अगर इफ यू आर नॉट ऑफ आईएनए या वो वाला बच्चा, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को लिख लो. इट्स अ गुड टेम्पलेट, वेरी गुड टेम्पलेट. लिख लो क्या? याद ही कर लो.
क्या बोलते हैं? आई नो, एक्ट आया था 2011 में, ऑफ कोर्स आई नो. एमएसएमईज गिव, और चीटिंग करके मत बताया कर बस, बाकी सब तो ठीक है. फैक्टरिंग चीटिंग नहीं है सर, धोखा है पूरा पूरा. पढ़ाई कर. प्री पास नहीं हुआ ना तेरा, यहाँ मेन रोड पे खड़ा करूंगा, यहाँ चौकी के बगल में जो स्टैंडी खड़े होते हैं वैसा ही. प्रिपरेशन फेज को मजा लो ना यार. ऐसा अभी भी कई कभी रियलाइज होता है क्या यार, गलत फंस गए यूपीएससी में आके, प्राइवेट जॉब अच्छा था एंड ऑल. लग रहा है आजकल ऐसा, या कभी कभी लगता है वंस इन एवरी आवर, ऐसा कोई सिनेरियो है? एवरी डे तो नॉर्मल ही होगा. ऐसा लगता है कभी कि यार अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू, सच सच बताना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाके झूठ नहीं बोलते, डू यू थिंक कि यार बहुत मुश्किल है, होगा नहीं मुझसे? ऐसा लगता है कि बहुत ही मुश्किल है यार, मतलब पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं या कर रही हूं फ्रॉम लास्ट 5-6 मंथ्स 8 मंथ्स, नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं आ रहा सर समझ में कैसे होगा. नहीं, वो नंबर बहुत ज्यादा है. अभी तुम हाथ रेज करो ना करो उससे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे तो पता ही है ना. आई नो द नंबर इज ह्यूज. 98-99% स्टूडेंट्स दे फील कि डायरेक्शन लेस चल रहे हैं यार, कभी तो नहीं समझ में आया. अब उसके मल्टीपल सोल्यूशन है, इसको बाद में देखते हैं. एक सोल्यूशन तो क्या है कि एक्सटर्नल डिपेंडेंसी बना ले, पीपल लाइक मी, कि चलो ठीक है सर का कोर्स लिया है तो काउंसलिंग तो देंगे ही, ऐसे कैसे नहीं देंगे. एक तो वो सोल्यूशन है. दूसरा सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सेकंड सोल्यूशन? पढ़ाई करनी है. हाँ, डिसिप्लिन से अच्छा मोटिवेशन कुछ नहीं है वैसे. द बेस्ट मोटिवेशन इज डिसिप्लिन ओनली. वंस यू हैव बिकम अ हैबिट ऑफ स्टडिंग तो बन जाता है. बट irrespective of what these candidates or people like me say, when you sit on the table in your room, things are different. वो फिर सब कहा हुआ ना, वो बाहर खत्म हो जाता है. जैसे if you are talking about all these women rights and all, वो हरियाणा के बॉर्डर से बाहर खत्म है, अंदर एंटर नहीं हो पा रहे हैं. अब वैसे ही ये सब ठीक है, जो कमरे के अंदर जब 10 बजे बैठते हो 11 बजे बैठते हो तो सब वो चलता नहीं है दिमाग. तो फिर सेकंड सोल्यूशन क्या है? एक तो हो गया ठीक है मैं आज काफी सारा ज्ञान दूंगा, हो सकता है 1 हफ्ते तक वो इनफ डोज रहे. व्हाट अबाउट आफ्टर 1 वीक? फिर क्या करोगे? नहीं मैं तो बताऊंगा ही. फिर क्या करोगे? लेट्स हैव अ फ्रैंक कन्वर्सेशन ना. भूल, कोई तुम्हें जज नहीं करेगा, लेट मी टेल यू. कुछ फर्क भी नहीं पड़ता यार, जज करने से क्या ही होगा. पेपर खुद से पास करना है और कोई थोड़ी हेल्प करेगा पेपर पास करने के लिए. बाहर जाके 99% तो तुम्हें हाई नहीं बोलता होगा रोड पे, कोई नहीं बोलता. बस मैं ठीक है जाने दा, बेवकूफ आदमी है, बहुत बोलता है यार ये, मैं इरिटेटिंग, क्लास खराब कर देता है. ऐसा ही तो चलता है बाहर जाके. सो डोंट थिंक ये जज करेगा, क्या ही जज करके करेगा. 2 साल वेस्ट हो गए तो खत्म हो जाएगा सब जज वज. क्या करेंगे? व्हाट इज द सोल्यूशन? मिक्स ऑफ, फर्स्ट क्या था? अच्छा, मिक्स ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल. एंड और क्या हो सकता है? What is a source of long term motivation? Service you want to do. YouTube वीडियो बनाना होगा तो अलग बोलूंगा, अभी तो रियलिटी कुछ अलग ही चलता है. अभी वहां तुमने देखा नहीं है ना, वो हो सकता है, दैट कैन बी ए मोटिवेशन, बट नाउ यू हैव नॉट लिव्ड दैट लाइफ. अभी तुम्हें पता नहीं है कि एसडीएम बनने के बाद मैं क्या क्या कर पाऊंगा. अभी तो वही यूट्यूब वाली कहानियां सुनी है कि मैं जाऊंगा रोड पे, अंदर इलेक्ट्रिक मीटर लगे होंगे, फिर मैं पूछूंगा इलेक्ट्रिक मीटर यहाँ क्यों लगे हैं, फिर वो एक 5 PR की टीम होगी, वो वीडियो बना रहा होगा. ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसा नहीं होता. तो वो दैट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मोटिवेशन. अगर 7 days का हम किसी के साथ अटैचमेंट कर लें, वो हो सकता है.
कि अगर 7 days जाओ और देखो ऐसा करता क्या डीसी, तो वो हो सकता है. दैट कैन बी अ वेरी लॉन्ग टर्म मोटिवेशन. डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ मोटिवेशन यू वांट, आई कैन गेट यू अटैच टू दैट रेस्पेक्टिव डीसी. वो मिलेगा. अगर देखना है कि पागल लोग कैसे आते हैं तो यूपी में जाओ. अगर देखना है कि पागल डीसी कैसे होते हैं तो कहीं और भेजेंगे, डिफरेंट. एनीवेज, एक सॉल्यूशन. और क्या? व्हाट एल्स? टॉक टू एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस इन व्हाट? यूपीएससी वाला बाइज्ड होते हैं यार वो. अगर यूपीएससी फील्ड का देख रहे हो तो या तो सक्सेसफुल होगा या फेलियर होगा, तो दोनों ही बाइज्ड हो गए ना. So, अपना ओपिनियन वो आपके साथ शेयर करेंगे. दैट आई डोंट थिंक सो इज अ गुड. एक्सपीरियंस नॉट इन यूपीएससी, वो चल सकता है. यूपीएससी वाला तो यही बोलेगा ना, अरे यार वो लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन नहीं आ रहे, अरे वो नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज बहुत गड़बड़ है यार, या बहुत अच्छा है यार, अरे इसका मत कर, तू वो एक नया है ना उसका कर ले, वो पुणे बेस्ड है वो बहुत अच्छा है. तो वो बातें नहीं होती. वो तो तुम खुद से ही कर लोगे. हाँ, वो मैं तुम्हारा स्पेसिफिक नहीं बोल रहा था. व्हाट एल्स? टीचर वीचर नहीं. कितने सब जो 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 मुझे लगते हैं जो ठीक ठाक से टीचर हैं वो इससे कम है. ये नंबर ये ना इनसे कम है, और वो सब बिजी हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी एनऑल में. तो वो फिर मिलेगा नहीं. हाँ, ये हो सकता है नेगेटिव मोटिवेशन. हाँ, दैट इज देयर. अरे नहीं, वो रहता है कि यू कैन टॉक टू सम ऑफ द फ्रेंड्स हु आर नॉट इन यूपीएससी फील्ड्स एंड देन दे आर थिंकिंग अबाउट, अरे नहीं यार इससे तो अच्छा ही है ये. एक वो भी हो सकता है, बट अगेन वो भी शॉर्ट टर्म है, वो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन नहीं है. और क्या हो सकता? फियर ऑफ रिग्रेट, वो यार एक मेच्योरिटी के बाद आता है. 2-3 अटेम्प्ट नहीं होते हैं ना, फिर एक फियर ऑफ रिग्रेट आना स्टार्ट होता है. बट दैट इज अगेन नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हो आप. हाँ, पर्सनल क्यों, फैमिली स्टेक भी आ जाते हैं. हाँ, वो एक वैसा फेज भी तो आता है जब फैमिली वाले डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, बट एक्सप्रेशन से दिख जाता है कि यार अब तो इन्होंने भी ना बोल दिया है, कैसे होगा काम. ऐसा होता है, ऐसा इट हैपेंस. एस्पिरेंट बड़े स्ट्रगल करता है यूपीएससी की, भले ही तुम कितनी सक्सेस स्टोरी देख लो एंड ऑल, बट वो फेलियर वाले जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो दैट इज वेरी 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 स्ट्रेंज. एनीवेज, और क्या आ सकता? कभी सोचा है कि मतलब, सॉरी टू आस्क दिस, कि वैसे ऐसे मदर अर्थ पे आई क्यों? तो कभी ऐसे सवाल किए अपने साथ की मतलब व्हाई यू केम ऑन दिस अर्थ? कभी किया, या अब तक कभी मौका ही नहीं मिला, सर खत्म हो गया? बहुत बार किया. वैसे कभी पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आया, या फिर ऐसा ही निकला, अरे यार पता नहीं क्यों आ गए, बस 70 ईयर जीना है, चले जाएंगे. अब आए हैं तो 70 तो है, एवरेज चल रहा है आजकल, एवरेज में तो चलेंगे प्रोबेबिलिटी में. सो स्टार्ट आस्किंग दीज टफ क्वेश्चंस विद योरसेल्फ. वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इंटरव्यू में पूछ लेगा ना, बट वो ऐसा भी तो चांसेस है इंटरव्यू में पूछेगा, फिर क्या करोगे? अब मेंस और इंटरव्यू के फेज के बीच में जो होता है, वो फिर उस टाइम पे प्रिपरेशन नहीं होती इन सब चीजों की. If somehow you are able to get this answer of these 3-4 tough questions, why you want to become IAS? अगर इसका आंसर मिल गया तो मोटिवेटेड ही हो फिर तुम. Then you don't need any external motivation, या ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, etc. All of them are excuses, trust me. जब सर्विसेज में चले जाओगे एंड सपोज यू आर डीसी, अब उसमें 50 चीजें हो रही होंगी आपकी ना, पॉलिटिशियन का कॉल, वीआईपी ड्यूटी, बंदोबस्त, डिजास्टर, दिस दैट एटसेट्रा एंड ऑल, तब तो एक्सक्यूजेस नहीं आएंगे काम. अभी भी नहीं आने चाहिए काम इसके लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एक्सक्यूज वाला कल्चर थोड़ा दूर करना पड़ेगा. छोटे छोटे एक्सक्यूजेस हैं, अभी तुम्हारी एज और पर्सपेक्टिव के हिसाब से हैं वो, बट मेच्योरिटी के हिसाब से नहीं है वो. इफ यू विल गो एंड सी योर कॉलेज डेज, तो कॉलेज वाले एक्सक्यूजेस अभी नॉनसेंस लगते हैं ना. क्या यार 12th क्लास में मार्क्स आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्या अच्छा होगा? बट थ्रू आउट दिस योर स्कूल जर्नी एंड पेरेंट्स वर शेयरिंग, 10th अच्छा करो तो बहुत अच्छा है, स्ट्रीम डिसाइड होती है. 12th अच्छा करो तो और भी अच्छा है, और ग्रेजुएशन करो एंड नाउ टुडे यू आर रियलाइजिंग कुछ नहीं है उससे. 11th क्लास से यूपीएससी की तैयारी करता तो हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता. अब तो वो माइंडसेट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू हैव टू आस्क दीज टफ क्वेश्चंस दैट आए क्यों थे जिंदगी में. अगर इसका क्वेश्चन, इसका आंसर मिल गया,
कि क्या ये नॉर्मली चलाना है क्या, मतलब कि बस आए, क्लास लगाया, घर चले गए, 2-4 गाली लैंडलॉर्ड को दिया, 2-4 गाली दोस्तों को दिया, लाइब्रेरी वाले ऑफिस बॉय को दिया, एंड ऑल दिस करके बगल में बैठे को दिया, तो फिर सिंपल है यार, फिर नंबर ऑफ डेज बढ़ते चले जाएंगे, ईयर्स बढ़ते चले जाएंगे। मेजॉरिटी मेरे पास जो बच्चा आता है वो एक्सपीरियंसड ही आता है, सो यू गाइस कैन रिलेट इट कि क्या क्या प्रॉब्लम है। सो ये 2-3-4 क्वेश्चंस ना एक हफ्ते में फिनिश कर लो। व्हाई यू वांट टू बिकम आईएएस, सबसे पहले तो वो बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स ने कहा था इसलिए बनना है या खुद से बनना है। देखो आए हो तो फिर 70 ईयर्स तो चला ही जाएगा, बट क्या इसीलिए आए थे क्या बस, ऐसा तो नहीं होगा यार। ऑफ कोर्स वी वांटेड टू क्रिएट सम इम्पैक्ट, कुछ इम्पैक्ट तो क्रिएट करना ही है ना, वरना तो 130 करोड़ क्या 800 करोड़ है टोटल द वर्ल्ड में, एंड नोबडी रिमेंबर्स वंस यू विल बी गॉन। सॉरी बट हाँ, कुछ फिलोसफिकल बातें कर रहा हूं मैं, बट नोबडी विल रिमेंबर यू। कितना टाइम लगता है एक आदमी को भूलने में, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, बस मैक्स टू मैक्स। फैमिली होगा तो 5 साल, 10 साल, बस दैट्स इट। यही था टोटल इम्पैक्ट हमारा और कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। ऐसा तो नहीं होगा यार, इट हैज टू बी मच वाइडर देन दैट। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसका क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है। यूपीएससी तो एक जर्नी तो है, बस एक प्रोसेस है वो। हाउ मेनी आईएएस ऑफिसर्स आर देयर, 5000, कितने को जानते हो, 50। आई गारंटी यू नोबडी रिमेंबर्स मोर देन 50 आईएएस ऑफिसर्स इन दिस क्लास। 50 क्या, स्ट्रांगली पूछूंगा तो 10 भी नहीं पता। अब फैमिली में हुआ तो 10-15 हो सकता है, अदरवाइज नॉट इवन मोर देन 50, वो होगा ही नहीं। व्हाट अबाउट दोज रिमेनिंग 4950, आए बने चले गए, खत्म हो गया काम। तो उस वाली लीग में भी नहीं जाना है अपने को। अभी हो सकता है शॉर्ट टर्म टारगेट हो कि बस सर लिस्ट में आ जाए, बाकी देख लेंगे बाद में उसके लिए, बट ऐसा होता नहीं है। वो एक एटीट्यूड है, और एक बार वो एटीट्यूड आ गया मीडियोक्रेसी वाला तो गड़बड़ है। यू मस्ट हैव रेड द स्टोरी ऑफ लॉट ऑफ आईएएस ऑफिसर्स हु आर लाइक 40% इन 10th 12th, आया ना बहुत सारा। लॉर्ड ऑफ रैंक 1, वो भाई साहब तो भी फ्लंक्ड इन आईआईटी। गौरव अग्रवाल आईपीएस, अरे बहुत रिजाइन का अलग कहानी चल रही है, छोड़ो उसमें मत जाओ। एंड देन ही बिकेम, आई थिंक क्या ठीक ठाक सा रैंक आया था आईआईटी में उसका, बट फिर आईआईटी में ही फेल्ड, फ्लंक्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। मुझे लगता है तुम में से कोई 1 साल फेल हुआ होगा ग्रेजुएशन में, तो इसका मतलब, एंड देन ही क्लियर्ड इट, एंड देन बिकेम आईपीएस, एंड देन बिकेम ऑल इंडिया रैंक 1। वो तो सिर्फ माइंड गेम है यार बस। जिस दिन, एंड इट्स नॉट लाइक आज से आप कोशिश करोगे और कल वैल्यू रियलाइजेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा पुश करते हैं, बिकॉज वो आर्टिकल 21 भी नहीं कहता यार एनिमल एग्जिस्टेंस, तो अब उसको भी वाइडन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपको तो करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा टफ क्वेश्चंस पूछ लो अपने आप से। इफ यू विल बी एबल टू गेट अ राइट आंसर, देन थिंग्स आर सॉर्टेड। फिर तुम्हें वो एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं मिलेगा, नहीं चाहिए होगा। बोलो बेटा। तो उसके लिए हम है ना, तो हम हैं नहीं, तो एक बार सॉल्यूशन मिल गया तो खत्म हो गया ना। तो उसकी लिस्ट बना ले, कितने सवाल होंगे, 50 सवाल होंगे, उसको लिस्ट तो बना ना, क्वांटिफाई तो करना ही पड़ेगा। इफ वी कैन नॉट क्वांटिफाई समथिंग, वी कैन नॉट सॉल्व इट। नहीं, तेरे पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो तुझे नहीं पता अभी किसको सॉल्व करना है, किसको छोड़ देना है, किसको वो करना है क्या। जैसे जब मेंस का भी एग्जाम लिखते हो तो आपके लेवल पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि नहीं मुझे इन चीजों में मास्टरी करनी है, ये एवरेज से चल जाएगा, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स का भी वो एवरेज ही चलता है, इसको वीक छोड़ देंगे। बट उसके लिए हम बैठे ना, तुम लोग 1 घंटे का अपॉइंटमेंट लो, बैठेंगे आराम से, उसको सॉल्व करेंगे। बट फर्स्ट इन टू क्वान्टिफाई इट कि सर ये 10 प्रॉब्लम है मेरी। अब मैं, आई एम ऑल्सो ए इवॉल्विंग ह्यूमन बींग, आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, माई मिस्टेक एंड ऑल दिस थिंग। हो सकता है 10 क्वेश्चन आई कैन गिव यू रिप्लाई 5, 5 तो सॉल्व हो गए, हाफ हो गया तेरा प्रॉब्लम, बट 5 तो सॉल्व हुए। हो सकता है 2-3 किसी और को रेफरेंस में दे दूं, उससे पूछ ले वो बहुत बढ़िया है, उससे पूछ ले वो बहुत बढ़िया है, तो एटलीस्ट उसको कम कर लेते हैं ना। अदरवाइज ऑल्सो यू आर स्ट्रगलिंग एट लॉट ऑफ फ्रंट्स, शादी, फैमिली, क्लोज फैमिली ऑल्सो नोन एज रिलेटिव्स, लैंडलॉर्ड्स, फाइनेंसेस, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो जितना कम करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। सो थोड़े टफ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अभी तो टाइम भी है, अगर सोल्यूशन मिल गया तो इट्स ए वेरी गुड थिंग। बोलो। वो इसीलिए है बेटा बिकॉज गोल्स नहीं है लाइफ में।
अगर गोल है ना लाइफ में तो इमीडिएट है ही नहीं कुछ. I can tell you my personal experience. When I started teaching, I'm a software engineer. अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, कैसे पढ़ाएगा यार? तो तुम्हें लगता होगा ना टीचर अरे बहुत बढ़िया है ऑल, वो स्ट्रगलिंग वाला फेज देखो तो सोचो. नो बैकअप ऑफ एनी बिजनेस इन माई फैमिली. फादर वॉज नॉर्मल मिडिल क्लास सुबेदार रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी. नो नथिंग, जीरो. आई हैड नो ऑप्शन टू फेल. वो सबसे पहले तो वही आ गया कि फेल तो आप हो ही नहीं सकते हो यार. सबसे पहले तो वो सेम माइंडसेट आपको लाना पड़ेगा कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन. एंड यूजुअली इफ यू आर फ्रॉम एवरेज फैमिली देन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि फेलियर तो अपने पास ऑप्शन है ही नहीं. अब फिर वो देखना है कि पॉजिटिव में कहां कहां पे जाएंगे. सो व्हेन आई यूज्ड टू लर्न इकोनॉमिक्स, फर्स्ट बैच 2015 आई थिंक 14, एंड देन बिफोर आई डिड माई सेकेंड जॉब, उससे पहले for many months, मतलब many weeks I used to sleep hardly 1 hour 2 or 3 hours बस. बिकॉज वो जस्ट मेरे सामने बच्चा बैठा है, वो तो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का है ना. हो सकता है कोई दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का हो, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स का हो, 2-3 बच्चे तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के हैं. एंड देन यू हैव टू स्टैंड हियर एंड अर्न देयर रिस्पेक्ट. टीचर के लिए तो रिस्पेक्ट ही सब कुछ है, बाकी तो क्या ही है, बाकी सब तो आउटकम आ जाता है अपने आप. So वो स्टार्टिंग में, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम यू ट्रस्ट मी, आई यूज्ड टू स्लीप एट 4 AM, आई यूज्ड टू वेक अप एट 6 AM. तो डिस्ट्रक्शन होगा ही कैसे? था ही नहीं. वो तो माइंडसेट है कि कितना डिस्ट्रक्शंस को टाइम देना है. जितना आपको लगेगा कि आपके पास टू मच ऑफ टाइम इज देयर, उतने सारे डिस्ट्रक्शंस हैं. नहीं तो नहीं है. नहीं तो फिर नेटफ्लिक्स तो है ही. नेटफ्लिक्स पासवर्ड चेंज कर दें, क्या हुआ? कितना दिन लगेगा? बदल दो यार, क्या ही फर्क है इसमें. चेंज कर देते हैं पासवर्ड, हम कर देते हैं पासवर्ड चेंज, बताएंगे भी नहीं. मतलब कितना टाइम लगना है डिस्ट्रक्शंस को हटाने में? यू हैव टू कट. देखो ये होम्योपैथी से सॉल्व नहीं होंगे, सर्जरी. इफ यू थिंक कि इसको होम्योपैथी धीरे धीरे आज 6 घंटे हैं फिर 5 घंटे, फिर ऐसे नहीं सॉल्व होता डिस्ट्रक्शंस. उसको हटाना है तो टोटल री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, यू नीड डीप सर्जरी फॉर इट. ये ऐसे नहीं सॉल्व होता है, होगा ही नहीं. वो बनाया ही ऐसे है ना. ह्यूमन ब्रेन को ईयर्स बाय ईयर्स लर्न करके बना दिया, उसको एक दिन में कैसे हटा देगा? वो नहीं होगा, बहुत मुश्किल है. बोलो. सेम नहीं होगा यार, नेचुरल है. फॉर्म होती है ना, हर चीज में फॉर्म है. वो क्यों जा रहा है डिप्रेशन में? बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया. वो क्यों आया? सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म क्यों हुआ? बिकॉज यू आर नॉट कमांडिंग योर इकोसिस्टम. देखो कमांड करोगे इकोसिस्टम को तो पता है कि यार ये 2-3 दिन खराब जाने वाले हैं. ये जब मैं पॉलिटी का पार्लियामेंट पढ़ूंगा ना लक्ष्मीकांत से, तो उसको टाइम लगेगा, उसमें दिन लगने हैं. समझ भी नहीं क्या पार्टी, डिफरेंट टाइप ऑफ कमिटीज, याद कैसे करूंगा? सो व्हेन यू कमांड द इकोसिस्टम देन थिंग्स बिकम सिंपल. अदरवाइज वो आएगा ही. मतलब नॉट एवरी डे कैन बी लाइक सेम ना. नेचर खुद के डेज नहीं डिफाइन कर पाया ऐसा. सारे सनी डेज होंगे, कभी तो विंटर भी आएगा, कभी तो रेनी सीजन भी आएगा. आएगा ना. जब नेचर भगवान नहीं कर पाए तो अपन क्या ही करेंगे? गेट आउट नहीं है, वो तो साइक्लिकल प्रोसेस है. वो साइन वेव ही बनेगा. 10 घंटे 5 घंटे 10 घंटे 5 घंटे. कल नहीं आता यार, मैं वही बता रहा हूं ना. वो कल पे क्यों डाल देते हैं? बिकॉज मुझे लगता है कल तक का टाइम है अपने पास. प्रॉब्लम वो है जिस दिन अपने को ये फेज आएगा कि नहीं नहीं मेरे तो डेली के टारगेट्स हैं, अगर मेरे डेली का टारगेट फुलफिल नहीं हो रहा तो मैं डेली फेल हो रहा हूं. अब क्या लगता है ना, 6 महीने बाद है, देख लेंगे क्या ही है, प्री पास. ऐसा कोई बच्चा नहीं सोचता होगा जो लगता होगा अरे इस बार तो फेल करना है. ऐसा तो नहीं है ना. सबको यही है कि प्री पास करना है. फर्स्ट टारगेट तो फर्स्ट तो वही हिंड्रेंस है मेजर. ऐसा तो कोई सोचता नहीं है. बट प्रॉब्लम कहां आता है? 6 महीने हैं, देख लेंगे. तो जब वो एक्सेस ऑफ टाइम की एक फीलिंग आ जाती है, वो फिर गड़बड़ हो जाता है. वो मेजर फीलिंग है. वो क्यों आता है? बिकॉज लॉन्ग टर्म नहीं पता. आई डोंट थिंक सो एनी ऑफ यू हैव थॉट अबाउट की वंस यू विल बी इन सर्विसेज, सो पहले 3 साल 2 साल में क्या करोगे पता नहीं. बट स्कूल डेज में तो क्या था ना
स्कूल के बाद मैं आईआईटी दूंगा या आई ट्रिपल ई दूंगा, वो स्ट्रीम लेंगे, उस स्ट्रीम के बाद वहाँ इंजीनियरिंग में जाएंगे, फिर वहाँ से एक जॉब मिलेगा, वहाँ से मैं एमएनसी ज्वाइन करूंगा, वहाँ से इंडिया के बाहर जाऊंगा या इंडिया के अंदर रहूंगा, वो पूरा क्लियर ना। अभी तो अपने को यही नहीं पता कि एसडीएम क्या करता है और कहाँ कहाँ किस स्टेट में एसडीएम है और किस में नहीं है, तो अपन ने मेहनत की नहीं। वो है ना, मैंने जिस फेज में जिस एग्जाम में एंटर कर रहे हो, वी नो नथिंग अबाउट दैट एग्जाम, ओनली वन थिंग वी नो, जो पंजाब केसरी और यूट्यूब में आ जाता है कि आईएएस बन गया और वो रोड पे इलेक्ट्रिक मीटर लगा रहा है। ऐसा थोड़ी होता है यार। तो पहले उसको समझ लेते हैं, 15 दिन लगाओ, 10 दिन लगाओ, यूज ऑल योर रिसोर्सेज, लर्न मोर एंड मोर फ्रॉम द हु आर इन सर्विसेज, उनसे सीखो। यूट्यूब में सब फेक है, पता है तुमको भी, सो उन लोगों से सीखो। वंस यू नो दोज थिंग्स देन यू कैन टेक अ गुड डिसीजन। अदरवाइज लगेगा बहुत टाइम है, बिकॉज सिर्फ एग्जाम ही पास करना है। बट उसके आगे का प्लान बन गया कि यार एसडीएम बन के मुझे 10 इनिशिएटिव लेने हैं, या डीसी बन के मुझे 15 इनिशिएटिव लेने हैं, इन सेक्टर्स में काम करना, तो वो मोटिवेशन है ना एवरीडे का उसके लिए। सो अगर पोस्ट सर्विसेज कर पाओ दैट विल बी ग्रेट। कुछ कुछ सेशंस मैं करा दूंगा, जो इन सर्विस वाले इंटरव्यू वालों के होते हैं, वो एक्चुअली एक्सेस देंगे, वो ले लेना, वहां से समझ लेना कि एक 5 साल बाद आईएएस क्या करता है या एक एसपी क्या करता है, जो रियलिटी है। देखो, यू आर लिविंग इन ए सोसाइटी जहां पे दोनों तरीके के लोग बहुत मिलते हैं, उसके लिए एक जस्ट सोशल मीडिया टाइप्स और एक रियल वाला टाइप्स है ना उसमें। एनीवेज, बहुत ज्ञान हो गया है, तो टू मच टू डाइजेस्ट। वे फॉरवर्ड स्केल हो गया कि रिकमेंडेशंस यूके सिन्हा कमेटी के 1 2 3 4 5 6 पढ़ लो यार इसको। मोदी जी 4 घंटे भी तो सो रहे हैं। आओ कभी, मोदी जी मतलब वो भी ह्यूमन ही है यार, वो भी ह्यूमन ही है। आओ कभी इस पोडियम पे खड़े हो गए, देखो जुमला नहीं है, सच है वो उसका यार। अब ये तो वही है, मैं मानूंगा ही नहीं तो प्रॉब्लम रिजॉल्व है। मतलब टू हुम यू हैव वेरीफाइड दिस फैक्ट कि वो 4 घंटे नहीं सो सकता? अबे छोड़, कौन सा साइंस पढ़ा तुमने जो कह रहे हैं कि 4 घंटे नहीं सो सकते हैं एंड ऑल करके? कौन सा साइंस पढ़ा तुमने कि 4 घंटे नहीं सो सकते? अब वो वही वाला लॉजिक है ना, एमआरआई आने से पहले अल्ट्रासाउंड वाज ट्रूथ, था कि नहीं था? कि व्हाट इज कमिंग इन अल्ट्रासाउंड इज सैक्रोसेंट। ये तो सब सही बता रहे हैं यार, अल्ट्रासाउंड में जो आ गया उसी का। फिर नया टेक्निक आया ना एमआरआई, कि नहीं आया? अब फिर लोग एमआरआई पे क्वेश्चन करते हैं। तो जो भी हाफ हार्टेड नॉलेज है तुम्हारा, या तो उसको बढ़ाओ, और नहीं है तो एक्सेप्ट करना तो सीखो, नहीं तो फिर हम एक्सेप्टेंस रखेंगे ही नहीं। वो जुमला नहीं है उसका, इवन वो रियलिटी है उसका। सो उसको नेगेट मत करो, नेगेट कर देगा तो कभी कभी अचीव ही नहीं कर पाएगा। फिर तो इजी है ना, ये बेवकूफ है, और वो आईएएस बन गया, रैंक बना, बेवकूफ है, तो दैट बिकम्स वेरी सिंपल। फिर तो नेगेट ही करते चले जाएंगे, फिर प्रॉब्लम थोड़ी है। आई वो वैसा नहीं है, वो दैट इज ट्रू अबाउट हिम। चलो पढ़ो, ये ऑनलाइन वाले बच्चों को भी देख लेते हैं अब। नॉन एग्रीकल्चर में कुछ भी मिल जाएगा, बस एग्रीकल्चर में नहीं देता वो, माइक्रो को मिलता है पक्का। जैसे कंपनी के लिए रजिस्टर करवाते हैं अलग से, तो एमएसएमई में हम रजिस्टर करवाते हैं, गवर्नमेंट बोलती है कि जैसे ये जो
सेपरेट सेपरेट मिनिस्ट्री ने अपना सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन बना रखा है. सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहता है विच टाइप ऑफ कंपनी यू वांट टू लिस्ट. आपने वहां कंपनी लिस्ट करा दिया, पार्टनरशिप, प्रोपराइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, समथिंग एंड ऑल दिस थिंग, खत्म, वो तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई. फिर आप एमएसएमई के पास आते हो और एमएसएमई के यहाँ पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है आपका, विच विल गिव यू अ सर्टिफिकेट दैट यू आर एमएसएमई अलग से. फिर आप डिपिट के पास आते हो तो डिपिट आपको बोलता है अच्छा आप स्टार्टअप हो, स्टार्टअप नहीं हो, एटसेट्रा एंड ऑल दिस थिंग. सो हर मिनिस्ट्री ने अपना अलग अलग वो बना रखा है. दिया ये सब. डिफॉल्ट कुछ नहीं होता, बट वो बेनिफिट इतना दे देता है कि सब करा ही लेते हैं. बेनिफिट मिलेगा तो करा ही लेंगे ना. Last 10 seconds. Finished. So because he asked, what's a good name? Naam. So Arun, when I used to teach in 2014 and or 15, क्या लगता है एक टीचर कितने घंटे पढ़ा सकता है? 13 आवर्स तो पढ़ाना है. सोचो, पोडियम पे खड़ा होना और समझाना है, एंड दैट टू एक्सक्लूडिंग ट्रेवलिंग. सो उस टाइम पे क्रॉनिकल आईएएस एकेडमी होता था, सुना है? सो पहले आई यूज्ड टू टेक क्लास एट फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट 7:30. फिर वहां से सामने क्रॉनिकल था. फिर एक और सक्सेस गुरु ए के मिश्रा, चाणक्य आईएएस, सुना? फिर चाणक्य आईएएस एकेडमी में. देन आई यूज्ड टू टॉट देयर फॉर इको 3 बैचेस, देन कम बैक टू राजेंद्र नगर एंड देन अगेन टेकिंग क्लासेस. सो ना अपने आप हो जाता है. जितना तो पुश करना चाहेगा उतना हो जाता है. अगर आप फार्मर को बोलो ये 3 महीने, कभी फार्मिंग की है? कभी क्लोज से देखा है किसी फार्मर को? रिक्शा वाले को देखा है? कभी से पूछोगे यार तू कितने घंटे काम करता है या कितना कर सकता है? ही विल दे जब तक सवारी मिलेगा जब तक काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसको. तो सेम माइंडसेट तो लाना पड़ेगा. अभी प्रॉब्लम क्या है ना, एक कंफर्ट जोन आ जाता है. घर भर से पैसा आ रहा है या खुद की सेविंग आ रही है, सेम है यार. आई विल बी वेरी क्रूड ऑन दीज थिंग्स बट दैट इज रियलिटी. घर से पैसा आ रहा है या सेविंग्स बचा हुआ है या कुछ और, खुद से सेल्फ फंड है तो लगता है राइट ही हो गया उसको स्पेंड करना. ऐसा नहीं होता यार. मतलब यू एक्चुअली वर्कड वेरी हार्ड टू अर्न इट, सो डोंट स्पेंड इट सो इजीली. ऐसा वेस्ट मत करो. मतलब जरूरत है तो करो बट डोंट वेस्ट इट उस वाले पार्ट में. एंड स्पेंडिंग मनी और स्पेंडिंग टाइम इज सेम. अब करोगे तो 3 महीने 4 महीने 3 साल 4 साल 5 साल ऐसा ही तो होता है यूपीएससी वाले फेज में. तो फिर वो रिग्रेट आ जाता है
फिर वो रेग्रेट, फिर वो विशेष साइकिल बन जाता है 2-3-4 साल बाद में ना, वो विशेष साइकिल है शुरू के 2 अटेम्प्ट. सो व्हेन आई यूज्ड टू आस्क स्टूडेंट्स, यूजुअली इन जनरल जब मैं कभी काउंसलिंग लेता हूँ, सो मैं पूछता हूँ अच्छा कौन सा अटेम्प्ट है, मेजॉरिटी ऑफ देम से सर सेकंड सीरियस अटेम्प्ट है. ये तो अपन जस्टिफाई कर रहे हैं ना अपने आप को, मतलब जो भी रीजन है, डैफ में तो भर गया ना, पैनल को थोड़ी बताओगे, उसने तो जज कर लिया वो देख के अपने को, वो वाला तो सॉर्टेड है. सो वो रियलिटी है, सेम है, तो उसको क्यों ही स्टार्टिंग ईयर्स वेस्ट करने हैं. या तो अटेम्प्ट देना है तो सीरियस देना है, नहीं तो बहुत अच्छा काम है यार. 80-85% IAS से दे आर डूइंग ओके इश जॉब, हार्डली 15-20 आर डूइंग वंडरफुल जॉब्स विच अ प्राइवेट सेक्टर पर्सन कैन नॉट डू. 80% को तो रिप्लेस कर लेगा प्राइवेट सेक्टर. Why this so-called bureaucracy has continued for last so many decades is because there is no alternative. मोदी जी बन गए हैं वो. तो सेम केस है कि 100% रिप्लेस ब्यूरोक्रेसी को आप आज भी नहीं कर सकते हो, बट 80% को कर सकते हो. 80% ब्यूरोक्रेट्स के वर्क को आप प्राइवेटाइज कर दो, दे विल डू इट मोर एफिशिएंटली विद मोर अकाउंटेबिलिटी. बट अभी भी 20% IAS ऐसा है जिसका काम प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता है. दैट हैज टू बी डन बाय द ब्यूरोक्रेट ओनली, द गवर्नमेंट सर्वेंट ओनली. तो वही सेव कर रहा है उसको उसी वाले पार्ट में. तो थोड़ा सा अपनी थिंकिंग के प्रोसेस को थोड़ा चेंज करते हैं. ये एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा वो सब उसको ना करना पड़ेगा अपने को. अदरवाइज स्टोरी, सक्सेसफुल स्टोरी तो बहुत कम की देखते हो ना, और फेलियर स्टोरी तो यूट्यूब पे आती नहीं है, तो पता नहीं चलता है अपने को. तो जब तक रियलाइज होता है जब तक बहुत लेट हो जाता है. सो 7-8 महीने बहुत रहते हैं यार पेपर पास करने के लिए. मतलब विद आफ्टर लर्निंग फ्रॉम लॉट ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट, 7-8 months is too much to clear this exam. और तुम्हारे पास ऑलरेडी एक पैसिव नॉलेज तो है ही. आई डोंट थिंक सो एनीबडी हैज स्कोर्ड लेस देन 50 इन एनी प्रीलिम्स. किसी का आया लेस देन 50 मार्क्स, लेस देन 60 भी बहुत कम होंगे. सो कितने का गेम है? 40 नंबर का गेम है बस. तो अगर आज से एफर्ट लगाओगे, एक हफ्ते का एक नंबर भी काउंट करोगे तो पहुंच जाओगे यार. सोचो एक हफ्ते का एक नंबर लेना बस एक्स्ट्रा, वो तो डूएबल है. बट वो पूरा इतना लमसम काउंट कर लेते हो कि उसको फिर स्ट्रक्चर देना मुश्किल हो जाता है. सो थोड़ा स्ट्रक्चर दो एंड स्टार्ट ओनिंग योर प्रिपरेशन. एक बार ओन करने लगोगे ना, देन थिंग्स विल बिकम सिंपल. सो उसको ओनिंग मीन्स यू नो व्हाट यू हैव टू डू इन फरवरी, यू नो व्हाट यू हैव टू डू इन मार्च. अप्रैल में क्या करना है, मई में क्या करना है, आफ्टर प्रीलिम्स क्या करना है, किस किस सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग हो गई है, किस किस सब्जेक्ट में आउटसोर्स करना है किसी को. एथिक्स में खुद संभाल लूंगा, एथिक्स मेरे बस का ही नहीं है, बाहर से ही पढ़ना पड़ेगा. वो पूरा क्वांटिफाई करना पड़ेगा. अभी क्या है ना, वो एक बंडल बना हुआ है और उसको टच करने में दिक्कत होती है बिकॉज उसका रिस्क है, उससे डर लगता है. कौन उसको धीरे धीरे एक एक स्ट्रीमलाइन कौन करेगा कि मुझे एथिक्स ही नहीं आता, गड़बड़ हो गया. ट्रस्ट मी, आई नो अ वेरी क्लोज स्टूडेंट ऑफ माइन who was doing a wonderful job. उसका सेशन तो हुआ था, एक ऐसे एंड ऑल का उसने सेशन लिया था. I'll ask him to take one more session. फॉरेन सर्विसेज में यहीं आ जाएगा, अभी रेगुलर सेशन कराऊंगा उसके. फैमिली में ब्यूरोक्रेट्स हैं एंड ही वाज डूइंग अ वंडरफुल जॉब. स्टार्टअप में बहुत पैसा था, मतलब अतः पैसा. एंड देन ही डिसाइडेड टू क्विट द जॉब. क्विट किया और अच्छी फेज में आ गया यूपीएससी प्रिपरेशन में. फर्स्ट अटेम्प्ट फेल्ड, सेकेंड अटेम्प्ट फेल्ड. तो जितना आप ऊपर होते हो ना सक्सेस में, उतना वो डिस्टेंस बढ़ जाता है, और यूपीएससी तो एक ही साल गिरा देता है. सो उतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया उसको. एंड देन आफ्टर 2 years ही वाज लाइक ये तो बहुत गड़बड़ हो गया एंड ऑल. एंड देन समहाउ ही स्टार्टेड आंसर राइटिंग एंड ऑल दिस थिंग करके. और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उसको क्यूईपी पसंद आ गया. आई डोंट नो व्हाई. एंड देन ही आंसर राइटिंग बिकम्स एडिक्टिव समटाइम. उसका यही सेशन कराऊंगा मैं, हाउ कैन आंसर राइटिंग बी बिकम एडिक्टिव. इस बार भी बच्चे जिन्होंने मेंस लिखा है, जिनके लिए एडिक्शन है आंसर राइटिंग, और एक बार एडिक्शन के फेज में आ जाए अपन किसी आंसर राइटिंग वाले पार्ट में, तो चीजें बहुत ही सिंपल हैं यार. आप 30, 40, 50 आंसर टेस्ट सीरीज लिख लो, देन थिंग्स विल बी सिंपल. बाहर से क्या ही आ जाएगा. एक्सेप्शनल ईयर्स में आता है कि 2019 जैसे ईयर कितने साल में आए, 8-10 साल में एक बार आता है कि एक्सेप्शनल पेपर आ गया यार, सबके लिए गड़बड़ है. अदरवाइज तो प्रिस्क्राइब नॉर्म पे पेपर आना है, उसी के आंसर्स लिखने हैं. तो अपन कवरेज ही बढ़ा लेते हैं, वाइड कवरेज कर लेंगे ताकि सॉल्व हो जाएगा. सो उस वाले फेज में आपको यू नीड टू आस्क दोस टफ क्वेश्चंस कि जनवरी में क्या करना है मुझे, फरवरी में क्या करना है मुझे, मार्च में क्या करना है मुझे. वो शॉर्ट टर्म नहीं चलेगा कि इस वीकेंड पे क्या करना है, उससे सॉल्व नहीं होगी चीजें. सो क्वांटिफाई फॉर नेक्स्ट 8-9 months एंड देन वर्क इन अ स्ट्रक्चर्ड वे. अदरवाइज फिर वो डरना तो है ही,
फिर आगे जाके डर लगेगा, उसको अभी से डर लेते हैं। तो इस हफ्ते के एक्सरसाइज में वही रखना, आस्किंग दीज टफ क्वेश्चंस। और कहीं लगे अरे ये एक्सरसाइज तो गड़बड़ हो गया, तो हम तो हैं ही ऊपर, कभी भी आके बात कर लेना। चलो अब आते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ में। इंक्लूसिव ग्रोथ अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी। इसी डायग्राम से एक क्वेश्चन आना है। नाउ द क्वेश्चन कैन बी लिंकिंग ए बी सी डी ई एफ जी एच डी आई विद इंक्लूसिव एंड ऑल, वो अलग बात है, बट इस इंक्लूसिव ग्रोथ पे एक क्वेश्चन आता है। सो आई डिवाइडेड दिस इंक्लूसिव ग्रोथ का डेफिनेशन इनटू 5-6 कंपोनेंट्स। एक क्या है, दैट देयर शुड बी इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड द बेनिफिट्स ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज नीड्स टू बी शेयर्ड विद ऑल। तो एक डायमेंशन हो गया इंक्लूसिव ग्रोथ का। सेकेंड डायमेंशन है यू नीड एक्सेस ऑफ ऑल द एसेंशियल आइटम्स। अब एसेंशियल आइटम्स क्या क्या होगा, सब कुछ ही होगा यार। क्रेडिट भी एसेंशियल आइटम है, एजुकेशन या स्कूलिंग भी एक एसेंशियल आइटम है, हेल्थ भी एसेंशियल आइटम है, टेक्नोलॉजी भी एसेंशियल है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी एसेंशियल है, एवरीथिंग इज एन एसेंशियल आइटम। सो फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल and benefits of all those things needs to be shared with all. Second, access to essential items. Third, which type of development should be there? So development which is dependent or propelled by all the sectors. मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए सर्विस सेक्टर ड्रिवन है, अदरवाइज जॉबलेस ग्रोथ बनेगा, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट का शेयर उसको 30% है बस। सो ऑल द सेक्टर्स प्लस ऑल द रीजन्स। इट शुड नॉट बी अर्बन सेंट्रिक, it should not be North India centric or South India centric. It should not be Northeast India centric. It has to be through all the geographical parts, मतलब balanced regional development होना चाहिए, and all the sectors होना चाहिए उसके लिए। So growth होना चाहिए plus regional disparities को decrease करे वो। Next, it should be environmental friendly. Flora, fauna, both should not only focus upon the human growth, but sustainability parameter होना चाहिए उसका। And the last we have is social development. ये सब किस लिए हो रहा है? Why we need economic growth? We need economic growth to decrease or to bridge social gap plus economic gaps. मतलब inclusive growth should also helpful directly to the vulnerable sections. Otherwise क्या होगा? Haves and have-nots का difference बढ़ता चला जाएगा, and which will lead to us versus them का problem and all. ये सब कब आया? us versus them and all these problems से तब आया जब इकोनॉमिक डिवीजन इंक्रीज होता चला गया। सो वो अपने को ब्रिज करना है, दैट कैन बी डन थ्रू द इंक्लूसिव ग्रोथ। अब ये तो हो गया, अब ये करना है, ये है इंक्लूसिव ग्रोथ, हाउ एमएसएमई विल लीड टू इंक्लूसिव ग्रोथ। एमएसएमई के फैक्ट्स मैंने आपको दिए हैं, पेज नंबर 17 वहां दिए ना फैक्ट्स एंड फिगर्स, द सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमईज, अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट्स। वो ओटीटी दिखा था और चेंज हो गया अपने आप। जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू ऑल में यू कैन राइट सेकेंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर, हाई लेबर इंटेंसिटी 80-20 हो गया, देन जॉब फॉर सेमी स्किल्ड इनफॉर्मल वर्कर्स 55% इन रूरल एरियाज, ये सब लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट इन एक्सेस टू दिस वी कैन राइट 30% of GDP, in next development propelled by all the sectors, इसमें लिख सकते हैं that in agriculture forward backward linkages, then in traditional industries it is in khadi, carpet,
In reasons, we can write again rural urban wala. In environment friendly, you can write in green technology like EV के parts, geotextile, rural roads. In social development and all, you can mention certain facts like 12% by SC promoter है उसका, scheduled caste. Then 20% owned by women. Or you can write that 2/3 of the MSMEs are owned by socially backward group. 2/3 is owned by socially backward group. ठीक, एक नहीं बिल्कुल नहीं देंगे, मेहनत करो सब मतलब मैं टेम्पलेट भी बना दूं, मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बता दूं, मैं इसको हाथ से लिख के फिर फोटो भी भेज दूं, फिर सितंबर में तेरा मेंस भी मैं ही दे आऊं, ऐसा थोड़ी चलेगा। क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखना है, अभी नहीं लिखना है, बस क्वेश्चन लिख लो। लिखा है? घर से लिख के लाना है। मॉडल आंसर दिया, अच्छा आंसर है वो। ऑनलाइन वो ऐसे हमने हाइड करके रखा है, ऐसे कैसे नहीं मिल रहा? देखो जाके मिलेगा ना। अरे देखो बाबा मिला है। हैंडआउट्स आर अवेलेबल ऑन द ISF वेबसाइट एंड वीडियोज आर ऑन दैट ऐप। वैसा ही तो है ना? उसका रीजन है, पता है ना? आई टोल्ड यू द रीजन व्हाई वी हैव डन इट। हाँ वो नहीं वो डाउनलोड मतलब वो लीक नहीं होगा, इसलिए बनाया हो। द ओनली ऑब्जेक्टिव इज लीक नहीं होगा। $15 मार्कर। छोड़, मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, मजाक ही कर रहा हूं मैं। अब तू हैंडआउट लेके जाए, स्कैन कर भेजे तो हो ही जाएगा ना। एटलीस्ट आई ट्रस्ट माई ऑफलाइन स्टूडेंट्स। हो गया फिनिश? इसका आंसर मिल जाएगा वहां पे, ठीक है, वो देख लेना। थोड़ा सा पुरानी कहानी सुनाता हूं, दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस क्या था एंड व्हाट वाज द माइंडसेट एट दैट टाइम। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 वी वांटेड टू बिकम सेल्फ रिलायंट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द हैंगओवर ऑफ 300 years ऑफ सिस्टमिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबने बोला अब अपन इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, सब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना था अपने को। सो for this self-reliance, then if you want to become self-reliant, it means you will not import any of these items. तो वो कब होगा? When holistic development will be there. It cannot be we are good in 5 items and we will import 3 items. वो अभी है. But at that time we wanted to substitute everything which we were importing. So self-reliance was the main objective. उसके लिए क्या चाहिए था? Holistic development चाहिए था. अब holistic development करने के लिए तो growth चाहिए होगा. Because unless and until you have economic growth rate, unless and until you increase the size of the pie, then you cannot focus upon the quality of that cake. ऐसा थोड़ी होगा। तो पहले तो size of pie increase करेंगे, पहले तो economic growth rate increase करेंगे, then we will focus upon this development वाला part. Growth के लिए industrialization चाहिए था, because at that time there was no service sector and agriculture sector was not returning. Of course उससे इतना return मिल नहीं रहा था. So major focus was towards industrialization. Plus during 90s, 40, 50, 60, 70s, industrialization across the world was giving huge returns. So industrialization पे focus किया, but India has adopted a model in which we trusted less to the private sector. वो आज भी है. We have in general ambivalence towards the private sector, whether it is good, bad, दानी खराब है, this Big Four से तो अच्छा ही है. So
the model which was adopted by India or the Nehruvian model or the Mahalanobis model focused upon PSU led growth, because private sector के पास expertise नहीं था और पैसा भी नहीं था, तो किसी को तो ग्रो करना था. So it was government owned industrialization by setting up of the modern day temples. वही तो बोला था, modern day temples are not dams, multi-purpose dams and PSUs. Yeah. So state and all. अब इस सब के लिए अपने को चाहिए था क्रिएटिंग सोसाइटी ऑफ अबंडेंस. सो ये टोटल हैंगओवर या माइंडसेट था उस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस. अब ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया वेरियस एनालिसिस हैं. देखो ये आता नहीं है मेंस के हिसाब से, नहीं है प्री के हिसाब से ज्यादा रेलेवेंट है. आजकल क्वेश्चन आता है ना, इस 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था एटसेट्रा एंड ऑल, प्लानिंग वाले पार्ट में. सो मेंस का बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है इसमें. It was relevant maybe 3 years back, 4 years back, or 2 years back when it was Atmanirbhar Bharat. तो Atmanirbhar Bharat of 2022 and Atmanirbhar Bharat of Nehruvian model, उसमें क्या डिफरेंस है, तो उस टाइम के लिए ज्यादा रेलेवेंट था. अभी ये सिर्फ प्री के लिए रेलेवेंट है, नॉट मच रेलेवेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव. कहानी बता देता हूं बस मैं कि क्या है, सो दैट इन केस प्रीलिम्स में, एंड देयर इज अ न्यू ट्रेंड इन प्रीलिम्स कि 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन आ रहा है हर साल में. Sometimes they ask political leader का सीधा पूछ लिया, sometimes they ask the 5 year plans and all. 1948 industrial policy आया था, so 1965. So it was rapid state engineered growth. State ही सब कुछ करा रहा था, उसी से काम चल रहा था. So it was by giving emphasis to heavy industries, large public sector, industrial licensing, protectionism, etc. and all. फिर 65 से 1980 में growth rate decrease हो गया at that time. लॉट ऑफ सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आए. वाई सप्लाई कंस्ट्रेंट, वॉर हो गए, 2-3 वॉर हो गए डोमेस्टिक, ईरान इराक. फिर 73 में अपने ऊपर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद में थोड़े कंस्ट्रेंट्स लग गए एटसेट्रा एंड ऑल. सो देयर वर लॉट ऑफ सप्लाई कंस्ट्रेंट ड्यूरिंग दिस टाइम. वॉर आया, ऑयल शॉक आया, ड्रॉट आया, रॉ मटेरियल मिला, शॉर्टेज ऑफ पावर, लाइसेंस कोटा परमिट रह जाया एटसेट्रा एंड ऑल. एंड व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू कंपनी इट वर्क्स फाइन. But after starting 5 to 10 years, and if it is a government owned, so usually profit margins decrease हो जाता है. So sick industries बहुत बन गया था इस टाइम पे. Plus demand side decrease हुआ because public investment decrease हुआ and poor agricultural performance during this time. So इस टाइम पे जो industries का growth rate था वो 5% के आसपास में था, which was less. Then came 1980 to 1990. If you remember during 1980s or during 1977, जब जनता गवर्नमेंट आया था तो उसने रोल बैक कर दिया था ग्लोबलाइजेशन को. ड्यूरिंग 1974, 75, अर्ली 76, उस टाइम पे थोड़ा ग्लोबलाइजेशन अलाउ किया था अपन ने. द गवर्नमेंट हैज लिबरलाइज्ड इन सम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड वी अलाउड पेप्सी, कोक एटसेट्रा एंड ऑल दिस थिंग्स टू ओपन अप देयर इंडस्ट्रीज इन इंडिया. जनता गवर्नमेंट आया विच वाज द प्रो ऑफ सोशलिस्ट माइंडसेट. सो दे सेड कि बंद करो दुकान अपना और वापस लेके जाओ. बट व्हेन द जनता गवर्नमेंट वाज आउट, देन अगेन व्हेन द कांग्रेस केम, then again they started liberalizing it. So जैसे ही आप initial phase of liberalize करते हो तो growth rate अच्छा होता है. If you will see now also 2014, 15, 16 में growth rate बहुत अच्छा था, and then suddenly फिर supply constraint etc and all, फिर वो dip हो गया. So phase of recovery and revival, emphasis on competition, private sector से, government sector से, international से, public investment increase हुआ, and this is also being regarded as the era of, sorry, the tech guru, the first tech guru of India, all, not Sam Pitroda, Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi was a technocrat. He was also responsible for bringing computers etc and all this thing in India. बहुत सारा उसमें इशू हुआ था, जैसे नेशनलाइजेशन में हुआ था ना. ड्यूरिंग नेशनलाइजेशन वो तो चैलेंज, इट वाज चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट. सो व्हेन राजीव गांधी वाज ब्रिंगिंग इन दिस न्यू टेक्नोलॉजी, सेम जो अभी चल रहा था, न्यू टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड रेल आएगा एटसेट्रा एंड ऑल, जॉब लॉस होगा एंड ऑल दिस थिंग करके. सो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ, एफडीआई परमिट हुआ एंड पार्शियल डी लाइसेंसिंग हुआ बिटवीन 1980 टू 1990, विच लेड टू इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. फिर 1991 टू 2003 आया. वाई 2003? नहीं वो कोई वो मेजर उसका वो इशू नहीं है. बट 2003 इसलिए बिकॉज इंटरनेशनली 2004-5 में गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया था. 2005 में तो बबल बस्ट हो ही गया था उस वाले पार्ट में. सो
इन 1991 टू 2003 स्टार्टिंग का फेज अच्छा था. एज आई टोल्ड यू, लिबरलाइजेशन होता है तो इनिशियल ईयर्स आर गुड बिकॉज पीपल आर इन्वेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट. उसके बाद में फिर रियलिटी आता है तो गड़बड़ हो जाता है. सो 1993-96 deregulation, license abolished, FDI allowed, PSU, this is a 12% growth rate. 96 to 2003, then the reality sucks. Steep, वो एशियन भी 1998 में आया था. Steep deceleration, poor agriculture performance, etc. Public investment decrease, infra decrease, import liberalization decrease. Finally, 5.8% growth rate, which was less than 1980s. फिर 2004-2011 आया. 4 we are talking about 4, 5, 6, 7, 8. It was good for India, but not good for world. India में एकदम सही था. 2004 was trade surplus year for us. Shining India also, है ना? So rebound, high growth rate हुआ. Economic crisis आया. The growth rate was peaked at 11% in 2006-07 and growth sustained at 8.2% in 2010-11. But during this phase, jobs नहीं आए. इसीलिए इस फेज को कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ वाला पार्ट. 2005-06 एंड ऑल के ऑनवर्ड्स. फिर 2011 टू 2017 वॉलेटिलिटी इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था एंड मैन्युफैक्चरिंग का शेयर इन जीडीपी हैज बीन स्टैग्नेंट टू 16% के आसपास में अक्रॉस. तो ये बस कहानी की तरह याद रखना है आपको कि ठीक है इस टाइम पे ऐसा ऐसा चल रहा था. ओवरऑल एमआरटीपी एक्ट आया था बेटा, कहां लेगा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. तो हुआ क्या था कि पहले लॉट ऑफ, उसके लिए गुरु मूवी देखना जरूरी है, उसमें एमआरटीपी थोड़ी होगा यार. सो ड्यूरिंग दिस फेज व्हेन द गवर्नमेंट हैज सेट अप दीज बिग पीएसयूज, जब आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, तो उसने वेरियस सेक्टर्स डिसाइड कर दिए थे कि सेक्टर ए और टाइप 1 में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, टाइप 2 में बोथ करेंगे, और प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा शेयर दिया था. But this was also the phase of license permit quota raj. So private sector in collusion with the government started creating big PSUs. So big private sector companies बनना start हो गया था. तो उसको abolish करने के लिए 69 में MRTP Act लेके आए थे. Restrictive trade policy something is there. Monopolies and restrictive something. अब MRTP has become a, क्या बोलते हैं उसको? Clandestine monster. तालिबान, हाँ, फ्रैंकेस्टीन मॉन्स्टर. तालिबान सुना है उसकी कहानी? हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग तालिबान एंड हु हैज फॉट फॉर तालिबान फ्रॉम लास्ट सो मेनी डिकेड्स? यूएसए ओनली. So MRTP came to decrease monopoly of all these big companies, but ultimately it has created huge oligopoly and huge monopoly of these private companies. इसीलिए फिर अपन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लाए, और उससे पहले अपन ने फेरा हैज बीन रिप्लेस्ड विद फेमा. होमवर्क में ये सब लिख लो. नहीं, समझो, जैसे गवर्नमेंट चेंज होता है वैसे ही कब जॉबलेस ग्रोथ था चेंज हो जाता है. समझो, अब ठीक है. अब थोड़ी होगा विल यू एवर जॉबलेस ग्रोथ का क्वेश्चन कब आया होगा यूपीएससी में, बताओ? 14 के बाद भी अभी नहीं आया होगा. हाँ, 14, 15, 16 के आसपास में आया होगा जॉबलेस ग्रोथ वास्ते. जैसे एनपीएज, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनपीएज? आरबीआई ड्यूरिंग 2009-10, because 2009-10 as an external regulator it was the responsibility of RBI. जब 2008 recession आया था, to overcome that recession different countries has adopted different methodology. इंडिया ने एमजी नरेगा लाया, यूएसए ने नेगेटिव किया एंड ऑल दिस थिंग्स जब भी किया. सो एट दैट टाइम व्हेन वी इन्फ्यूज लिक्विडिटी इन 2008, दैट वाज द फेलियर ऑफ द आरबीआई टू चेक कि किसको देना है किसको नहीं देना है एटसेट्रा. ये अभी चल रहा है. अपने को एग्जाम में ये लिखना है. गुड, बिकॉज सर्वे ने यही बोला है. थोड़ा है मर्केंडाइज और सर्विसेज का शेयर इन द वर्ल्ड कितना है इंडिया का, जस्ट टू शो कि हाउ वेल our competitors have performed. अपन थे 0.5% in 1991 in merchandise or in goods. अभी अपन 1.7, 1.8, 2% लगा लो. चलो ऐसे करके याद करते हैं, फोटो में ऑनलाइन में एडिट करते चलो, है ना. China was at less than 2%, now at 15%.
देन भी अभी तो और बढ़ गया होगा, हाँ, ऑफ द वर्ल्ड ऑफ कोर्स चाइना मैन्युफैक्चरर्स यार. देन सर्विसेज सेक्टर, इंडिया has 0.5 and now we have 3.5%. And sir, in this also, China was at less than 1%, now at 5%. So that is how the lack of democracy will give you some economic growth rate. Because there, the constitution says that land belongs to the government. You are just a trustee there. अपने पास ऑपोजिट है, दैट एवरी वेल्थ बिलोंग्स टू द पीपल एंड गवर्नमेंट इज अ ट्रस्टी. तो जब आप चेंज ही कर दोगे डायमेट्रिकली, तो फिर एवरीथिंग बिलोंग्स टू द नेशन. फिर जो सेटअप करना है, जो माइग्रेट करना है, जो जिनजियांग प्रोविंसेस में किलिंग करना है, सब अलाउ है चाइना में. अपने यहां थोड़ा मुश्किल है. इंडिया वर्सेस, अरे मजाक कर रहे हैं यार तुम, इमोशनल नहीं होने का है. इंडिया वर्सेस चाइना, अगेन कंपैरिजन एंड ऑल. सो वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, चाइना फर्स्ट में, इंडिया फिफ्थ में है. शेयर इन मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी, चाइना 30% है, अपन 15% है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ रेट चाइना का मोर देन 10% है, अपना 7% है. एंड एक्सपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में चाइना फर्स्ट है, अपन लेस देन 10 है, 10th में एग्जैक्टली. अपॉर्चुनिटीज क्या है? नाउ कंपनीज आर एग्जिटिंग फ्रॉम चाइना. बताया ना, चाइना +1 स्ट्रैटेजी जो अपन डिस्कस कर रहे थे. प्लस फियर ऑफ चाइनीज डोमिनेंस ओवर एसेंशियल इंडस्ट्रियल गुड्स, स्पेशली पोस्ट कोविड. बिकॉज ड्यूरिंग कोविड the quality of export of China was so bad that now the European countries, they want an alternative source of supply chain from where they can, अभी भी उनको प्रोड्यूस खुद नहीं करना है. They don't want to enter into the polluted manufacturing process. उसको बोलना अपन सर्विसेज करेंगे, मैन्युफैक्चर कहीं और करेंगे. सो नाउ दे आर लुकिंग फॉर द अल्टरनेटिव्स. देन ग्रोइंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट है. देन वी हैव सेल्फ रिलायंट बनना है सबको, चाइना को भी बनना है. ऑल्सो चाइना में भी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज सेक्टर, बिकॉज देयर लेबर कॉस्ट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड. एंड इन केस ऑफ सेल्फ रिलायंट, फिर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी चल रहा है वहां पे, यूरोपियन यूनियन में अपना फर्स्ट पॉलिसी चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया है, यूक्रेन में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लुक्स लाइक, राइट, टिल मार्च. देन सप्लाई चेन डिसरप्शंस, कोविड-19. सो दीज आर सर्टेन अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया. ये जस्टिफिकेशन है व्हाई जॉबलेस वाज ओनली बिटवीन 2004 एंड 2009. नीचे लिखो, नोट सोर्स इकोनॉमिक सर्वे, मेरे पर्सनल ओपिनियन नहीं है ये. सो जीडीपी ग्रोथ वाज लेड बाय सर्विस सेक्टर, सो एंड विच इज हैविंग लेस पोटेंशियल इन द जॉब क्रिएशन. इन मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लेड ग्रोथ था. एम्प्लॉयमेंट बाय पीएसयूज बहुत कम था. व्हाई? ईआरसी फुल फॉर्म, अब चीटिंग करता है, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स कमीशन. हेडेड बाय, अच्छा बहुत पता है तुझे, बताओ. हेडेड बाय, वो भी लिखा है, आप फिर बताओ. हाउ मेनी एआरसीज वी हैव सेट अप टिल डेट? ईआरसी, एआरसीबी और एआरसी सेम ही आंसर है वैसे. विच ऑल ईयर्स ऑफ एआरसीज? जो याद है वो बता दो, बाकी अपना देखो सर. देख 90s के बाद तो होगा नहीं, तो 40 साल बचे, उसमें से 2 तूने कवर कर लिए, 70s 80s, वो भी गलत. 66 स्टार्ट हुआ था, 68 69 में रिपोर्ट दिया था. सो दैट वाज ARC 1. ARC 2 6 में सेटअप हुआ था, 9-10 तक रिपोर्ट आया था, बहुत सारा रिपोर्ट आया था उसका, उस वाले पार्ट में. एंड एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स कमीशन, व्हाई यू गाइस क्रिटिसाइज ERCs? इसको क्यों क्रिटिसाइज करते हो तुम लोग? एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स कमीशन सेटअप इन 2001, गीता कृष्णन कमिटी. इसको बट क्रिटिसाइज क्यों करता? नहीं बताऊंगा तो करोगे. मतलब होता ना इनोवेशन एंड डिस्कवरी में डिफरेंस, पता है? बोलो. हाँ तो ये हाँ, इनोवेशन समथिंग न्यू इधर इन प्रोडक्ट और इन प्रोसेस, तो ये है.
You have an inherent disliking of this ERC, बस पता नहीं है. This ERC was responsible for new pension scheme. जो तुम्हें पेंशन उसमें दिक्कत, फिक्स्ड पेंशन मिल रहा है, उसको हटा के उसने बोला नहीं तुम भी दोगे पेंशन और हम भी देंगे पेंशन. तो इंटरव्यू में कैसे जस्टिफाई करेगा कि व्हाई दी स्टेट गवर्नमेंट्स आर कमिंग अप विद दिस रोल बैक ऑफ न्यू पेंशन स्कीम? नहीं, फिनिश. In interview, there is a question, Mr. Dipanshu, do you agree with this that the new pension schemes which the states are rollbacking is a good step or a bad step? It's a bad step. Bad step. Yes, sir, because the pension is not for Achha. So tell me, what's your name? Yatharth. Tell me, Yatharth, that the Haryana government has recently come up with an quota of 75%. Employment to local population. What do you think? Good step or bad step? And suppose you are from Haryana. Certainly, it's a bad step because you are. Okay. Okay. Thamba. UP government has come up with the population control bill in a democracy like India. That is the basic right of any human being. Do you think it's a good step or a bad step? It's a good step seeing the condition of UP and the land pressure. What is the condition of UP? So the overpopulation and the Over, how can you define? What is overpopulation? resources that are there in UP. How many resources we have in UP? The grim picture that we have about is Grim picture? You have UP which is targeting $1 trillion economy and you have a grim picture. so the economy GDP may look like it's very fascinating and कितना चल रहा है जीडीपी? you only told that मैं ये तो गड़बड़ हो गया. कॉलिंग ए पैनल मेंबर यू ओनली टोल्ड मीन्स 95. फिक्स्ड है वो, मतलब उसमें एक लेवल तक ही तो सुनेगा वो. देन दे विल आस्क ओके योर इंटरव्यू इज ओवर, यू मे लीव. अब अल्टीमेटली, एंड यू नो व्हाट इज द वेटेज ऑफ इंटरव्यू? वेटेज परसेंटेज में बताओ. अगर मुझसे पूछोगे तो 50%. 50% is the weightage of interview in your final selections. You know why? रेंज देख लो ना. मेंस में ऑन एन एवरेज कितना मार्क्स आ रहा है, मैक्सिमम कितना दे रहा है, मिनिमम कितना दे रहा है, इंटरव्यू में कितना दे रहा है. सो एट द एंड ऑफ द डे ऑल्दो इन एब्सोल्यूट टर्म इट इज वेरी लेस, 15%, 2025 में 275 का वेटेज सिर्फ 15% है. बट अगर आप प्रैक्टिकलिटी में देखोगे तो इट्स ऑलमोस्ट 50%. एंड देयर इज नो एस्केप आउट ऑफ इट. You have to go through that interview process only. So why can't we in our normal discussions also, we prepare for that day? कर ही लेते हैं. Because someday somebody is going to ask you these questions कि कैसे होगा. तो उसी वे में ही अपना प्रिपरेशन रखना. There are two different individuals. एक जो उस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहा है और एक जो परेशान है गवर्नमेंट से, प्राइवेट सेक्टर से, एटसेट्रा. उसके लिए डायरी रखो, उसमें लिखो. और इवन इफ यू आर एनी आइडियोलॉजी ऑल्सो, I have seen lot of candidates who are like so radical कि अगर वो सेम फेस लेके आते तो कभी इंटरव्यू क्लियर नहीं होता. बट देन यू शुड बी गुड इन हाइडिंग दोस थॉट्स. मतलब ये तो पास करना है, उसका स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं उसके लिए. सो इफ यू हैव सम एक्सट्रीम थॉट्स, वो साइड में रखो. प्रिपरेशन वाले टाइम में तो बैलेंस थॉट्स के साथ चलना पड़ेगा, वरना नहीं. हाँ, तू रेडिकल नहीं है, तू बच्चा है अभी. पता है कहानी बताई थी ना, पेरेंट्स यूजुअली टेल देयर किड्स दैट भोला रह गया, वो अभी भोला बच्चा है. तो डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट बाय पीएसयूज, ईआरसी. देन रिजिड लेबर लॉज आर देयर विच हैज लेड टू इंक्रीज कैजुअलाइजेशन, लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन जनरल. व्हाई लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन? बिकॉज ऑफ दिस. इसको कहते हैं यू शेप हाइपोथेसिस और डिक्रीज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन. गुड. बट वी कैन डिस्कस व्हाई द वुमेन पार्टिसिपेशन हैज बीन लेस. हाँ, मल्टीपल रीजंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वो याद है ना, पहले तो एज है, टोटल पॉपुलेशन है, फिर वर्क एज पॉपुलेशन है, फिर लेबर फोर्स है, फिर वर्क फोर्स है. So why we have less labor force participation of women? First reason is, एक तो because the income of the family has increased.
तो इनकम इंक्रीज हो रहा है तो फर्स्ट वन हु इज आस्क्ड टू लीव द जॉब इज फीमेल। तो एक तो इस वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, तो फीमेल को बोलते हैं घर पे बैठो, फुलफिल योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। व्हाट अदर रीजन? दे देमसेल्व्स डोंट वांट टू डू द वर्क। हायर एजुकेशन परस्यू करना है या यूपीएससी देना है, तो अपने को जॉब करना ही नहीं है, सो दैट इज सेकंड। व्हाट नेक्स्ट? जेंडर वेज गैप। हाँ, तो पुश फैक्टर है दैट यू आर नॉट गेटिंग ए जॉब अप टू योर कैलिबर, वो भी एक इशू है। सेफ्टी सिक्योरिटी और टाइप ऑफ जॉब विच यू आर प्रोवाइडिंग। सो व्हाट यू आर आस्किंग टू ए फीमेल इज कि यार माइग्रेट करके आओ, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मेल माइग्रेशन स्टिल एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, फीमेल माइग्रेशन कम एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। सो वो भी एक रीजन है दैट द टाइप ऑफ जॉब विच यू आर क्रिएटिंग वो अच्छा नहीं है। पैट्रियार्कल फैमिली, पैट्रियार्कल माइंडसेट है, वो भी है। प्लस द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन विच 70% आर इन रूरल एरियाज। अब रूरल वाले में वो कहते हैं आप एग्रीकल्चर फार्म में काम कर लो, और एग्रीकल्चर फार्म के अंदर इट इज नॉट काउंटेड एज अ फॉर्मल जॉब, तो दैट इज नॉट काउंटेड इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, तो वहां लॉस हो गया। एंड हाँ, वो भी है। हाँ, देर इज वन एरिया इन विच द प्राइवेट सेक्टर इज फ्यूडल इन कंपेरिजन टू गवर्नमेंट सेक्टर। मैटरनिटी लीव 26-25 वीक्स का जो है वो, उसमें फिर प्राइवेट सेक्टर नाउ हैज कम अप विद द सोल्यूशन कि वो नहीं, दे डोंट हायर एट रिसेंटली मैरिड कपल्स, मतलब फीमेल, वो अभी हायर ही नहीं करना, छोड़ो, रिजेक्टेड। सो उसमें प्राइवेट सेक्टर काफी गड़बड़ कर रहा है। एंड व्हाट अदर रीजन? इतना साइलेंस, ठीक है फिर और बताओ। और सब बढ़िया सर, आप बताओ, बोलो। एनी अदर डिस्कशन पेंडिंग? डाउट्स बोलो, बहुत डाउट है तुझे जिंदगी में। वो सारे ही का सेम ही है भाई, वो सबका ही है उस वाले पार्ट में। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन उठा लेना, कुछ ना कुछ कर लेंगे अपन कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, और जस्टिफाई तो करना पड़ेगा। तो तू अपने वर्ड्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अभी। अभी भी उसमें भी कहाँ फ्री भी हो रहा था। यू आर वर्किंग एंड देन यू आर अर्निंग, ऐसा थोड़ी सब्सिडी थोड़ी दे रहा गवर्नमेंट। कौन से क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हो यार? सही है। सही है। एनीवेज, एनी अदर डाउट? बोल। वो जो इंटरव्यू बोर्ड में है 60-70 ईयर, तो उनको तो क्वालिफिकेशंस की भी पसंद आएगी। हाँ, बट हमें तो गवर्नमेंट का मतलब ठीक लग रहा है। अच्छा बताओ, ये व्हाई द गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ ऑल दी सिटीज? क्या ही चेंज हुआ अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट? 200 crore वाज स्पेंट इन चेंजिंग द नेम ऑफ वन ऑफ द सिटी। क्या चेंज करना है? क्या चेंज लगा? How quantify it? Do you think have you visited Gurugram now or Allahabad now? What new solidarity you have seen? How to quantify it? Can you share any experience of yours which you have read somewhere or which you have experienced through which we can say कि solidarity has increased? लॉ एंड ऑर्डर नेम चेंज है, ये सही है कि मैं गुरुग्राम का क्रिमिनल हूं। अर्लियर दे वर सेइंग कि मैं गुड़गांव का क्रिमिनल हूं, नाउ दे आर सेइंग आई एम बिलोंग टू गुरुग्राम। रिवाइवलिस्ट पॉलिसी, सही है। एनीवेज चलो ठीक है।
नहीं, मैं तो सारे ही जवाब दूंगा, मेरा तो काम ही, मतलब अभी इंटरव्यू फेज में तो सब चलना ही चलना है ना ये. देयर आर लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस. मतलब सर यू टेल ना कि ऐसे अगर नाम बदला तो अभी क्या होगा? देख, स्पून फीडिंग का ना एक लेवल तक रहता है, वहां से जाओ उसको रिस्टोर कर दो. हाँ, अगर मैं अभी से बता दूंगा, तेरे ही बैच के हॉस्टल के जो बच्चे होंगे उनको बताएंगे, बट अगर अभी से बताएंगे तो फिर माइंड ब्लॉक है, फिर कहां से तुमने सोचना है, फिर तो नया इनोवेशन कहां से ही आना है. तो जब तेरा इंटरव्यू हो किसी भी स्टेट पीसीएस एंड ऑल दिस थिंग्स करके, उससे 10 दिन पहले मिलना, फिर पूछना ऐसा नहीं हुआ मुझसे. सिंपल क्वेश्चन है ना. इफ समबडी विल आस्क यू सर 3 वीकनेसेस, अरे सर मुझे नहीं आता, तो फिर तो नया कहीं चलेगा, फिर वही चलेगा जो मैं बता रहा हूं या मेरे जैसा कोई और टीचर बता रहा है. पैनल मेंबर को तो पता ही है ना कि ये इसका भी यही प्रॉब्लम था, इसका भी यही वीकनेस है, इसका भी यही स्ट्रेंथ है, तो फिर तो वो सेम हो जाएगा. सो आई वांट यू टू फर्स्ट वर्क ऑन दैट. इन केस नहीं होता है तो ये तुम्हारे बैच के जो बच्चे इंटरव्यू देंगे उनसे उस टाइम पे पूछ लेना, तब बताएंगे, और खुद का थोड़ा सा माइंड अप्लाई करेंगे. जॉबलेस ग्रोथ हो गया था, यहां से कुछ कुछ लिखा. स्टिग्मा अगेंस्ट वर्किंग फीमेल, इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ वर्क एंड फैमिली, पीपल टू जॉब इज द राइट नाउ कल्चर दैट वी हैव, इनकम इफेक्ट ऑफ द फैमिली एंड गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स. ये ग्राफ तो समझ में आया है ना, दैट वी हैव डेवलपमेंट एंड देन वी हैव फीमेल हु आर पार्टिसिपेटिंग एज द लेबर फोर्स. सो अगर डेवलपमेंट हो रहा है मतलब ग्रोथ हो रहा है, तो अगर ग्रोथ हो रहा है एंड तो वुमेन लेबर फोर्स तो ऐसा होना चाहिए ना, मोर ग्रोथ मीन्स मोर क्वालिटी लेबर एंड फीमेल इज 50% ऑफ द लेबर. सो आइडली व्हेन वी हैव मोर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वी शुड ऑल्सो हैव मोर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. होना ऐसा ही चाहिए, बट हो नहीं रहा है ऐसा. सो फर्स्ट इट कम्स डाउन लाइक दिस अप टू अ लेवल एंड देन इट स्टार्टेड राइजिंग. उसके बाद ये ऊपर ही जाएगा उसके लिए. सो एंड इंडिया इज नॉट यूनिक इन दिस, हर कंट्री के साथ ऐसा ही हुआ है. सो फर्स्ट इट विल गो डाउन बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. जीवीसी बेस्ड ये आई थिंक वी कवर्ड, राइट. टोटल पॉपुलेशन, वर्क एज 15 to 59, लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, वर्क एज पॉपुलेशन who is seeking job and available for work, and workforce. Unemployed means eligible है and willing to work है but cannot find work. ठीक है. This what I was talking about, organized, unorganized and formal and informal. थोड़ा ये क्वेश्चन नहीं आएगा कभी. This is just again for your understanding कि when we say labor code, सो ये जो लेबर कोड आए हैं 4, कितने परसेंट लेबर को वो इंपैक्ट करेंगे? ओनली 8%, बिकॉज बाकी सब तो ऑर्गेनाइज्ड में है ही नहीं. सो इफ वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मल, सो ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मल में वी हैव 3.7 CR ओनली. और अनऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मल, अनऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मल का मतलब है जिसको ये सोशल सिक्योरिटी एटसेट्रा एंड ऑल मिल रहा है, लेस देन 10 एम्प्लॉइज के आसपास में है, विच इज 10 lakhs के आसपास में है. देन इनफॉर्मल वाला, एंड द टोटल फॉर्मल सेक्टर दैट वी हैव इज 3.8 CR ओनली. तो वो सिर्फ 8% ही बना रहा है बस. इनफॉर्मल इज 4.5 CR. सो टोटल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो हमारा बैठा है वो सिर्फ 8.2 करोड़ डिवाइडेड बाय 48 करोड़ उतना बन जाएगा. एंड टोटल अनऑर्गेनाइज सेक्टर बैठा है वो 40 करोड़ के आसपास में बैठा है. टोटल फॉर्मल सेक्टर जो बैठा है वो 3.8 CR है. टोटल इनफॉर्मल सेक्टर जो बैठा है वो 92-93% के आसपास में है. एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ टोटल 48 CR. कल ही तो बताया था. हाँ, उसके लिए. सो दिस इज ओनली फॉर 8%. ये जितने लेबर कोड्स एटसेट्रा एंड ऑल हैं वो सिर्फ फॉर्मल सेक्टर, मतलब सिर्फ 8% को ही इंपैक्ट करेगा बस, बाकी नहीं करेगा. ठीक है. फिर लेबर लॉज के बारे में आता है, पॉलिसी डायरेक्शंस क्या क्या एंड ऑल हैं, वो थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में कराता हूं.
कि इंटरनेशनल में क्या है एंड ऑल, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ विशियस साइकिल, एक्सपोर्ट्स वाला टोटल सा पार्ट एंड ऑल। तो ये 3-4 चीजें हैं बस खत्म आज वाले, वो मैं आपको, और फैक्ट शीट खुद से पढ़ लेना, नथिंग मच टू बी डिस्कस्ड अबाउट इन लिवर, 5-6 थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर। सो आई विल फिनिश दीज 4-5 स्लाइड्स टुमारो रिलेटेड टू लिवर एंड देन विल स्टार्ट अ न्यू थीम। कौन सा नया थीम क्या है और क्या है उसके बाद, कौन सी कोई थीम है, कहीं लिस्ट दिखा, एक साथ कराएंगे वो बाद में। डिजिटल इज फाइन, डिजिटल कर लेते हैं, छोड़ो फिर, हो गया है ना हैंडआउट में स्केल, क्या प्री के बाद लिखा है, अरे माही किंगडम माही रूल्स। डिजिटल में फोकस बढ़ रहा है, ज्यादा आ रहा है, सो डिजिटल को भी करा लेते हैं, बाकी एजुकेशन एंड ऑल वाला बाद में देखेंगे या जो भी देखेंगे, बट डिजिटल कर लेते हैं। डिजिटल इज गुड थीम। क्या चला गया, ठीक है, कल मिलते हैं यार, बाय।